नमस्कार साथियों, आरपीएससी तरंग पे एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम करने वाले हैं साइंस की मैराथन क्लास। क्या करने वाले हैं? साइंस की मैराथन क्लास करने वाले हैं। जितने भी टॉपिक हमसे होंगे यहाँ पे करने की कोशिश करेंगे हम। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले पार्ट में हम करेंगे क्या? केमिस्ट्री। देन हम करेंगे क्या? बायोलॉजी वाला पार्ट अपना, बायोलॉजी एनवायरनमेंट वाला। लास्ट में हम समय मिलेगा तो फिजिक्स भी कर लेंगे। अब फिजिक्स के क्वेश्चन जो है थोड़े से आर्ट्स वाले विद्यार्थियों को प्रॉब्लम कर सकते हैं, तो इसको देखते हैं। लास्ट में समय बचा तो ज़रूर करेंगे, नहीं तो आप केमिस्ट्री और बायोलॉजी के क्वेश्चंस कर ले। फिजिक्स से एक क्वेश्चन आएगा लगभग, तो अगर आप चाहें तो इसको लास्ट टाइम में अब स्किप भी कर सकते हैं। ठीक है, तो केमिस्ट्री और बायो के तो सारे हम टॉपिक करने की कोशिश करेंगे। तो केमिस्ट्री में हमारे सिलेबस में क्या है एक बार मैं आपको बता देती हूँ। परमाणु है और अणु है। ठीक है, परमाणु अणु। इसके बाद में हमें देखना है सेकंड नंबर पे क्या? रासायनिक अभिक्रिया। क्या देखना है? रासायनिक अभिक्रिया। देन थर्ड नंबर पे अपने चैप्टर है कार्बन और इसके यौगिक। ठीक है, तो चलिए अपने फर्स्ट चैप्टर की ओर चलते हैं, परमाणु और अणु। तो परमाणु और अणु में जो ये परमाणु शब्द है इसका मतलब क्या है? तो परमाणु जो है इसका मतलब क्या है? ऐसा छोटे से छोटा कण। क्या है? ऐसा छोटे से छोटा कण जिसको और ज़्यादा हम ब्रेक नहीं कर सकते। ठीक है, छोटे से छोटा क्या है? ये कण है जिसको क्या कर सकते हैं? और ज़्यादा हम ब्रेक नहीं कर सकते। ठीक है, तो उसको हम क्या कहते हैं? परमाणु कहते हैं। इंग्लिश में हम इसको एटम बोलते हैं। ठीक है, अब ये जो एटम शब्द है, एटम्स शब्द किसने दिया था? तो ये शब्द दिया है अपने को डेमोक्रिटस ने और एक और नाम आता है इनके साथ, लियूसिपस ने। ठीक है, डेमोक्रिटस और लियूसिपस ने ये नाम दिया है कौन सा? एटम्स। और ये दोनों कौन थे? तो ये दोनों थे ग्रीक दार्शनिक। ठीक है, इन्होंने बताया कि ये जो है क्या? ये एक अविभाज्य कण है। अविभाज्य कण मतलब वही बात है क्या कि इसको ब्रेक नहीं किया जा सकता। ठीक है, अविभाज्य कण है कौन सा? परमाणु। ठीक है, तो ये बात आपको पता चल गई। इसको न तो हम क्या कर सकते हैं? काट सकते हैं, न इसको तोड़ सकते हैं। ठीक है, तो इसको वापस से विभाजित नहीं कर सकते हैं, ब्रेक नहीं कर सकते हैं। ये सब आपको इसकी क्या है? बेसिक जानकारी हो गई कि परमाणु होता क्या है, अणु होता है, परमाणु क्या होता है। ठीक है, अब जो है यहाँ पे एक वैज्ञानिक आए। वो कौन थे? तो वैज्ञानिक आए, उनका नाम क्या था? 1808 में आए भाई। कौन? जॉन डाल्टन। क्या कौन आए? जॉन डाल्टन आए। अब डाल्टन ने क्या किया? डाल्टन ने एक सिद्धांत दिया। कौन सा सिद्धांत दिया? तो इन्होंने सिद्धांत दिया परमाणु का सिद्धांत। ठीक है, परमाणु सिद्धांत दिया इन्होंने। अब इस सिद्धांत में इन्होंने क्या बोला? तो इस सिद्धांत में इन्होंने बताया कि जो क्या है, सभी जो द्रव्य हैं, क्या है? सभी जो द्रव्य हैं उनको क्या है? हम छोटे, जो सारे द्रव्य वो क्या है? छोटे छोटे जो परमाणु हैं उनसे मिलके बना होता है। क्या होता है? छोटे छोटे परमाणु से मिलकर क्या बनता है? ये द्रव्य बनता है। ठीक है, अब ये द्रव्य क्या होता है? तो जो भी क्या है, द्रव्य का मतलब क्या है? द्रव्य का मतलब है यहाँ पे पदार्थ ही। तो पदार्थ क्या होता है? वो वस्तु, प्रत्येक ऐसी वस्तु जो क्या है, या तो वो स्थान घेरेगी, क्या करेगी? स्थान घेरेगी, उसमें क्या होगा? द्रव्यमान होगा। ठीक है, और उसको क्या है? हम हमारी जो 5 ज्ञानेंद्रियाँ हैं उनसे महसूस कर सकते हैं, फील कर सकते हैं। तो फिर उसको क्या बोलते हैं? हम पदार्थ बोलते हैं, और इसी का नाम है द्रव्य। तो ये यहाँ पे बोला है कि पहले नियम में इन्होंने कि सभी द्रव्य जो है उनको छोटे छोटे परमाणु में क्या है? वो निर्मित होते हैं। ठीक है, और ये क्या करते हैं? ये जो निर्मित होते हैं ये केमिकल रिएक्शन में भाग लेते हैं। किस में भाग लेते हैं? ये केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं, रासायनिक अभिक्रिया में ये भाग लेते हैं। फिर इसके बाद में दूसरे नंबर पे इन्होंने बोला है कि परमाणु जो है, एटम जो है, ये क्या है? अविभाज्य सूक्ष्मतम कण है। क्या है? अविभाज्य ये सूक्ष्मतम कण है। ठीक है, और ये क्या है? इसको क्या है? जिसको क्या है, हम न तो नष्ट कर सकते हैं और न ही उत्पन्न कर सकते हैं। न तो इसको हम नष्ट कर सकते हैं और न हम इसको उत्पन्न कर सकते हैं। ठीक है, तो ये दूसरा इन्होंने बोल दिया। इसके बाद में बोला कि एक तत्व के सभी परमाणु क्या होते हैं? भिन्न होते हैं, समान होते हैं। एक तत्व के सारे जो है परमाणु समान होते हैं। ठीक है, तो ये बोल दिया जो एक क्या है? तत्व है, उसके सारे के सारे जो परमाणु है, एटम्स है, वो क्या होंगे? इक्वल होंगे, समान होंगे। ठीक है,
लेकिन अगर बात की जाए भिन्न भिन्न तत्व की, डिफरेंट अगर अपने पास में एलिमेंट आ जाए, तत्व आ जाए, तो उसके जो परमाणु है वो क्या हो जाएंगे, भिन्न भिन्न गुणधर्म रखेंगे। ठीक है, उनका क्या हो जाएगा, अगर तत्व भिन्न भिन्न है तो ये भी क्या हो जाएंगे, उसके गुणधर्म भी चेंज हो जाएंगे, डिफरेंट हो जाएंगे। तो ये बोल दिया इन्होंने, ठीक है, डाल्टन ने। फिर इसके बाद में इन्होंने एक बात और बोली, क्या बोली, कि जो भिन्न भिन्न तत्व हैं इनके परमाणु ही क्या हैं, परस्पर पूर्ण संख्या के अनुपात में क्या करते हैं, संयोग करके यौगिक बनाते हैं। जो ये भिन्न भिन्न तत्व है यही क्या है, निश्चित अनुपात में क्या करते हैं, संयोग करते हैं, और इसके बाद में ये क्या बनाते हैं, यौगिक जो है अणु बना लेते हैं। ठीक है, तो ये क्या बना लेते हैं, अणु बना लेते हैं संयोग करके। ठीक है, फिर लास्ट है रासायनिक जो परिवर्तन है वो क्या है, परमाणुओं का संयोजन, वियोजन और पुनर्विन्यास होता है। ठीक है, तो केमिकल जो क्या है चेंजेज हैं उसमें जैसे क्या क्या आता है, तो परमाणुओं का संयोजन आ जाएगा। ठीक है, संयोजन, वियोजन आ जाएगा। संयोजन मतलब क्या है, जुड़ना है, वियोजन मतलब क्या है, ब्रेक होना है। ये हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, अभी आप इसको ऐसे ही देखें। ठीक है, तो ये बात इन्होंने बोली है। तो डाल्टन का सिद्धांत अपने को ध्यान रखना है। आपसे एग्जामिनर ऐसे पूछ सकता है कि इनमें से कौन सा सत्य है, असत्य है, तो इस टाइप से आपको पूछा जा सकता है। तो डाल्टन का अपने को परमाणु सिद्धांत याद रखना है। ठीक है, इसके बाद में हम आगे चलते हैं। चलिए अब हम क्या करते हैं, परमाणु जो है उनका क्रमांक देखेंगे और क्या देखेंगे, नाम देखेंगे तत्व का। ठीक है, देन हम उसका क्या देखेंगे, प्रतीक चिन्ह देखेंगे। ठीक है, 3 चीज़ें हमें याद रखनी होगी क्योंकि केमिस्ट्री पढ़ने के लिए थोड़ा सा ये ज़रूरी हो जाता है। आगे हमसे इसमें से क्वेश्चन भी करने हैं, इसलिए थोड़ा सा ये आपको याद करना पड़ेगा। ठीक है, तो हम यहाँ पे जो है 1 से 20 तक के परमाणु जो है तत्व वो याद करने की कोशिश करेंगे, और उनका क्या है, तत्व का नाम, प्रतीक चिन्ह, और हम इसके साथ में देखेंगे इसकी द्रव्यमान संख्या। ठीक है, तो द्रव्यमान संख्या देख लेंगे और यहीं पे लिख लेते हैं परमाणु क्रमांक भी। तो पहले परमाणु क्रमांक लिख लेते हैं, यहाँ परमाणु क्रमांक देखेंगे और यहाँ पे हम देखेंगे क्या, द्रव्यमान संख्या। ठीक है, तो द्रव्यमान संख्या, और यहाँ पे हम सीरियल नंबर लिख लेते हैं। ठीक है, सीरियल नंबर, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, इसको हटा देते हैं। चलिए, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमें ये टेबल देखनी है। ठीक है, तो सबसे पहले हमें देखना है तत्व का नाम। तो हम देखेंगे सबसे पहले हाइड्रोजन। हाइड्रोजन आता है, हाइड्रोजन, फिर हीलियम, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम। ठीक है, इसके बाद में आएगा अपने पास में क्या, बेरिलियम आ जाएगा, बेरिलियम आ जाएगा। फिर अपने पास में आएगा क्या, बोरोन, बोरोन के बाद में आएगा कार्बन, नाइट्रोजन, और देन हमारे पास में आएगा ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के बाद में आएगा फ्लोरीन और नियॉन। तो ये आपके 10 तक के याद होने चाहिए आपको। ठीक है, तो इनके प्रतीक चिन्ह लिखते हैं। हाइड्रोजन का हो जाता है H, हीलियम का होता है He, लिथियम का होता है Li, बेरिलियम का होता है Be, बोरोन का B हो जाएगा, कार्बन का C है, सबसे इम्पोर्टेंट है, ये अपने 3rd चैप्टर में भी है। नाइट्रोजन का N होता है, ऑक्सीजन का O होता है, फ्लोरीन का F और नियोन का हो जाता है Ne। ठीक है, अब इनके परमाणु क्रमांक हो गए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। ठीक है, अब इनकी द्रव्यमान संख्या भी देख लेते हैं। तो द्रव्यमान संख्या जो है इसी को हम क्या बोलते हैं, इसी को परमाणु भार भी बोलते हैं। ठीक है, तो परमाणु भार आ जाए या द्रव्यमान संख्या आ जाए तो हमें डरना नहीं है, सेम बात है। ठीक है, अब ये हम कैसे निकालेंगे ये भी अभी हम सीखेंगे, लेकिन अगर आपको डायरेक्ट याद रहे तो ज़्यादा अच्छा है। तो हाइड्रोजन का तो सेम होता है, एक ही होता है। अब जो हीलियम है इसका हो जाएगा कितना, इसका हो जाता है डबल। ठीक है, क्या हो जाता है, इसका डबल हो जाता है। ऐसे ही लिथियम का, अब लिथियम का डबल नहीं करना है, डबल में क्या करना है, डबल करके +1 करना है। ठीक है, तो 7 हो जाएगा, 3 दूनी 6 + 1 7 हो जाएगा। अब आता है 4 नंबर पे क्या, बेरिलियम। बेरिलियम में भी क्या करना है हमको, × 2 + 1, 4 दूनी 8 + 1 तो 9 हो जाएगा। ठीक है,
और इस तरह से ही बेरिलियम के बाद में अपने पास आएगा बोरोन। तो बोरोन में भी हमें इंटू 2 + 1 मतलब 5 दूनी 10 और 1 11। तो आपको क्या याद रखना है, यहाँ पे जो लिथियम से लेके बोरोन तक है इनमें क्या करना है, इंटू 2 + 1 करना है। और इंटू किस में करना है, तो परमाणु क्रमांक जो आपने याद किया है उसमें हमें गुणा 2 + 1 करना है। ठीक है, अब आगे चलते हैं। तो जो 6 नंबर पे कार्बन है, कार्बन में डायरेक्ट आप डबल कर दें तो 12 हो जाएगा इसका। ऐसे ही नाइट्रोजन में भी अगर आप डबल करेंगे तो भी 14 हो जाएगा, ये भी कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे ही ऑक्सीजन में डबल करेंगे 16 हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब वापस से प्रॉब्लम आई किस में, फ्लोरीन में। तो फ्लोरीन में क्या होगा, इंटू 2 + 1 9 दूनी 18 + 1 अगेन ये 18 की जगह क्या हो गया, 19 हो गया अपने पास। ठीक है, और ऐसे ही नियोन में क्या हो जाएगा, तो नियोन का तो सेम हो जाएगा, डबल हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आप इनको याद कर सकते हैं, डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं कि हमें जो है फ्लोरीन का अलग से याद रखना है और इनका। तो 10 तक का जुगाड़ आपके हो गया यहाँ पे। ठीक है, अब हम बाकी के 10 भी देख लेते हैं। वापस से आपको बता देती हूँ एक बार, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन। अब इसके लिए मैं कुछ ट्रिक भी आपको बता सकती हूँ, लेकिन अब नई ट्रिक्स याद रखने की बजाय आप डायरेक्ट याद रखें तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि नई ट्रिक बताऊँगी आप कंफ्यूज होंगे। तो अगर पहले से कोई पढ़ रखी है तो अच्छी बात है, डायरेक्ट याद होता है, डायरेक्ट याद कर लें। ठीक है, चलिए इसके बाद में हम लिखते हैं नियोन के बाद में, नियोन के बाद में आता है अपने पास सोडियम। क्या आता है, सोडियम आता है। सोडियम के बाद में आएगा मैग्नीशियम। क्या आएगा, सोडियम, मैग्नीशियम। देन आएगा एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम के बाद आ जाएगा सिलिकॉन। सिलिकॉन के बाद आ जाएगा फास्फोरस। ठीक है, फास्फोरस के बाद आएगा सल्फ़र, और सल्फ़र के बाद क्लोरीन। क्लोरीन के बाद में क्या आएगा, आर्गन और पोटेशियम, और देन लास्ट में अपने पास आ जाएगा क्या, कैल्शियम। ठीक है, तो ये हमारे हो गए कहाँ से कहाँ तक के, 11 से 20 तक के। ठीक है, तो इसका परमाणु क्रमांक यहाँ पे मैं लिख रही हूँ 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 और 20। ठीक है, अब यहाँ पे मैं इनके प्रतीक चिन्ह लिख देती हूँ। Na हो गया सोडियम का, मैग्नीशियम का Mg होता है, एल्यूमिनियम का Al होता है, सिलिकॉन का Si होता है, फास्फोरस का P होता है, सल्फ़र का S होता है, क्लोरीन का Cl होता है, आर्गन का Ar, पोटेशियम का K। अब पोटेशियम का K से स्टार्ट होता है, आपको लगे कि P पोटेशियम है तो P आएगा, तो P यहाँ आता है फास्फोरस में, यहाँ पे पोटेशियम में K आता है। ठीक है, ऐसे ही कैल्शियम में Ca हो जाएगा। तो ये इनको आपको प्रतीक चिन्ह याद हो गए। अब इसमें भी हम सेम याद करेंगे, क्या, परमाणु भार। तो ठीक है, यहाँ पे परमाणु भार देखते हैं, और यहाँ पे हमने क्या देख लिए, ये परमाणु क्रमांक देख लिए इनके तत्वों के। ठीक है, अब देखते हैं। तो जो 11 नंबर पे है अपने पास में क्या, सोडियम। अब सोडियम का परमाणु भार देखना है आपको, तो इसमें भी वही करेंगे हम, क्या, इंटू 2 + 1। तो क्या हो जाएगा, 11 दूनी 22 + 1 तो 23। मैग्नीशियम का डायरेक्ट डबल हो जाएगा, 24 हो जाएगा। और एल्यूमिनियम का भी क्या हो जाएगा, इंटू 2 + 1 तो क्या होगा, 27 हो जाएगा, 13 दूनी 26 + 1। सिलिकॉन का क्या होगा, डायरेक्ट डबल, 28। फास्फोरस में डबल इंटू 1, 15 दूनी 30 + 1 31। फास्फोरस हो गया। अब सल्फ़र है, सल्फ़र 16 नंबर पे है। सल्फ़र में क्या हो जाएगा, सल्फ़र में डबल तो 16 दूनी 32। क्लोरीन में क्या होगा, क्लोरीन में इंटू 2 + 1। अब यहाँ पे इंटू 2 + 1 नहीं होके क्या होगा, इंटू 2 + 0.5। तो इसको अलग से याद रख लेना। ठीक है, क्लोरीन को तो 17 दूनी 34 और 34 में 0.5, तो ये हो गए अपने पास 34.5। ठीक है, तो इसको आप अलग से याद रख लेना। इसका सबसे अलग बिहेवियर है यहाँ पे, जो भी हम जिस तरीके से याद कर रहे हैं। तो आर्गन, अब आर्गन का क्या करोगे, डायरेक्ट में क्या करोगे, आर्गन में हो जाएगा 18 इंटू 2 तो हो जाएगा 36। और पोटेशियम का हो जाएगा इंटू 2 + 1, 19 दूनी 38 + 1 तो ये हो जाएगा 39। और लास्ट में बचा कैल्शियम का सिंपली डबल हो जाएगा। ठीक है, तो अब आपको क्या क्या अलग से यहाँ पे याद रखना, जो क्या हो रहा था, इंटू 2 + 1 तो इंटू 2 + 1 सोडियम हो रहा है। ठीक है,
इंटू 2+1 एल्यूमिनियम भी हो रहा है, ये फास्फोरस हो रहा है, और यहाँ पे कौन सा हो रहा है तो पोटेशियम हो रहा है। तो क्या क्या देखा आपने, सोडियम हो गया, एल्यूमिनियम हो गया, फास्फोरस, क्लोरीन। क्लोरीन तो बिल्कुल ही डिफरेंट है, ठीक है, क्लोरीन में तो यहाँ पे ये हो रहा है, तो क्लोरीन को तो अलग से हाईलाइट कर लेना। सोडियम, एल्यूमिनियम, फास्फोरस और पोटेशियम, इनमें तो इंटू 2+1 है और बाकी में क्या है डायरेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें से अगर जो भी आपको याद रहते हैं, याद आपको करने ही पड़ेंगे क्योंकि थोड़े से क्वेश्चंस हमें करने पड़ेंगे जो कि पूछे जाते हैं लगभग, ठीक है। फिर भी आप मेन जो याद करना चाहें तो जो है ये जो अलग बिहेवियर दिखा रहे हैं, हाईलाइट कर रहे हैं इंटू 2+1 वाले, ये तो आप याद कर ही लें, ठीक है। चलिए अब हम थोड़ी सी बात करते हैं कि ये जो हमने क्या करे हैं, तत्वों के नाम, प्रतीक और परमाणु भार याद किए हैं, इनकी सहायता से ही क्या है वो एग्जामिनर हमें द्रव्यमान निकालने के लिए क्वेश्चन देता है, ठीक है। द्रव्यमान पूछ लेता है, तो मान लीजिए जैसे आपसे जल का सूत्र होता है ये H2O, ठीक है। अब इसका आपसे क्या पूछ लिया उसने, द्रव्यमान पूछ लिया, तो आप क्या बताएंगे। अब आपको पहले H का पता होना चाहिए, देन आपको O का पता होना चाहिए, ऑक्सीजन का। तो H क्या है, हाइड्रोजन है, O क्या है, ऑक्सीजन है। तो इस तरह से पता होगा, उसके बाद ही तो आप क्या करेंगे, फाइंड करेंगे द्रव्यमान। तो जैसे अब आपको H का क्या पता है, H का आपको पता है परमाणु क्रमांक, ठीक है, परमाणु क्रमांक पता है 1। अब परमाणु भार चाहिए हमें, तो परमाणु भार के लिए हम क्या कर देते हैं, डबल कर देते हैं, सॉरी H में तो सेम रहता है, एक ही रहता है। अब यहाँ पे जो सफिक्स में है, नीचे जो नंबर दिया रहेगा उससे हमें मल्टीप्लाई करना रहता है, तो 1 गुणा हम 2 करेंगे। फिर जो सेकंड मतलब क्या दिया है अपने को, एटम दिया है, उसमें हम प्लस करेंगे, उसके लिए प्लस लगाएंगे पहले, और फिर उसका क्या लिखेंगे, परमाणु भार लिख देंगे। तो 16 लिखेंगे। अब 16 में कुछ भी मतलब ऑक्सीजन में नीचे कुछ भी नहीं लग रहा है, तो यहाँ पे मान लीजिए 1 है, ऐसे मान के चलिए, तो यहाँ पे हम कुछ भी नहीं लिखेंगे, 16 लिख देंगे। अब इनको गुणा करके जोड़ देंगे, तो 2 + 16 तो ये आ जाएगा 18, ठीक है। तो 18 क्या है, जल का अपने पास में द्रव्यमान हो गया, ठीक है। जल का सूत्र भी पता चल गया, H2O होता है, और परमाणु द्रव्यमान भी हमें यहाँ पे पता चल गया, ठीक है। तो इस तरह से कुछ एग्जाम्पल्स मैं आपको कराने की कोशिश करती हूँ। जैसे है CH4। अब CH4 भी आपके बहुत काम आएगी जब हम क्या पढ़ेंगे, कार्बन के बारे में पढ़ेंगे। तो CH4 को हम बोलते हैं मेथेन गैस, ठीक है, मेथेन गैस बोलते हैं, इतना आप याद रखें। ये हम वहाँ पे आराम से देख लेंगे। इसको मार्च गैस भी बोलते हैं, मेथेन बोलते हैं, और भी इसके कई सारे नाम हैं। अब हमें यहाँ तो क्या करना है, इसका द्रव्यमान बताना है, ठीक है। अब द्रव्यमान के लिए क्या पता होना चाहिए, पहले हमें पता होना चाहिए C का क्या, परमाणु भार। अब C मतलब क्या है, C मतलब है कार्बन। कार्बन का परमाणु भार कितना है, तो परमाणु भार के लिए आपको क्या है, पहले तो परमाणु क्रमांक पता होना चाहिए। अब परमाणु क्रमांक, कार्बन अपने 6 नंबर पे आता है, 6 का अगर डबल कर दिया था तो हमारे पास 12 इसका परमाणु भार आ गया था, तो 12 इसका हो गया। फिर हम क्या करेंगे, प्लस लिखेंगे, दूसरे एटम के लिए जो परमाणु भार लिखेंगे उससे पहले प्लस का चिन्ह लगाएंगे, और जो सफिक्स में है नीचे जो नंबर दिया है, जैसे 4 दिया है तो 4 को लिखेंगे, और फिर अंदर जो भी अपने नंबर दिया है मतलब सेकंड एटम दिया है उसका परमाणु भार गुणा कर देंगे उससे। अब हाइड्रोजन का तो 1 ही होता है, तो ये 1 लिख दिया। अब इनको सोल्व कर लो, तो 12 + 4 कितना हो गया अपने पास में, ये 16 हो गया। तो 16 क्या आ गया इसका अपने पास में द्रव्यमान आ गया, ठीक है। अब हम एक दो क्वेश्चन और कर लेते हैं, 2 क्वेश्चन और करते हैं, फिर आगे चलते हैं, ठीक है। तो जैसे अब हम CaCO3 का निकालते हैं, ठीक है, CaCO3 का निकालना है हमें। इसको क्या बोलते हैं हम, ये भी आगे काम आएगा अपने, कैल्शियम कार्बोनेट बोलते हैं इसको, कैल्शियम कार्बोनेट बोलते हैं। कैल्शियम का आपने क्या देखा, ये रहा कैल्शियम, कैल्शियम का है 40, तो 40 लिख दिया हमने। अब प्लस लगाएंगे, ये 1 हो गया, C 1 हो गया, और O 1 हो गया, 3 है इसमें, तो कैल्शियम का हमने लिख लिया। अब किसका लिखेंगे, कार्बन का। कार्बन का क्या करा हमने, ये लिखा है अभी 12, तो 12 लिख दो। अब सफिक्स में इनमें कुछ भी नहीं है, तो इंटू 1 चलता जा रहा है, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है, लिखने की ज़रूरत भी नहीं है। प्लस अब यहाँ पे O में क्या है, सफिक्स में 3 है, तो 3 लिख दो। और O का परमाणु क्रमांक कितना था अपने पास, O ऑक्सीजन कितने नंबर पे था, 8 नंबर पे, 8 दूनी 16 इसका परमाणु भार था, तो 16 लिखेंगे, ठीक है। अब इनको सॉल्व कर लो, तो 16 तो ये कितने हो गए, ये 48 हो गए।
और ये कितने हो गए, ये 52 हो गए, 52 और ये अपने पास में कितने हो गए, तो ये अपने पास में 100 हो गए। ठीक है, तो 100 इसका परमाणु द्रव्यमान हो गया। लास्ट एक एग्जाम्पल और कर लेते हैं जो कि है NaCl। तो NaCl को क्या बोलते हैं हम, सोडियम क्लोराइड बोलते हैं, और सिंपल भाषा में हम इसको नमक भी बोलते हैं। ठीक है, सोडियम क्लोराइड हो गया, नमक हो गया। इसका हमसे क्या पूछे, द्रव्यमान पूछा है। तो Na का क्या था, Na का बताया था मैंने, परमाणु क्रमांक तो 11 था, लेकिन इसमें क्या हो रहा था, × 2 + 1 हो रहा था। तो 11 दूनी 22 + 1 तो 23 आ गया था। अब सेकंड वाला जो है Cl है, क्लोरीन है, इसके लिए प्लस लगाया। क्लोरीन का कितना बताया था, अलग बिहेवियर था, ये रहा देखो क्लोरीन। तो क्लोरीन का 34.5 था, तो ये 34.5 हुआ। दोनों को हमने ऐड किया, सॉरी यहाँ पे ये 34.5 नहीं है, ये 35.5 है। प्लीज़ इसको करेक्ट कर लें थोड़ा सा। तो ये 17 दूनी 34 और प्लस 1.5 करेंगे यहाँ पे। ठीक है, थोड़ा सा करेक्शन कर ले। ठीक है, 17 दूनी 34 प्लस 1.5 तो 35.5। तो यहाँ पे भी आपको 35.5 करना है। तो अगर हम इन दोनों को ऐड कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 58.5 इसका द्रव्यमान आ जाएगा। तो ये मैंने आपको 4 एग्जाम्पल्स के थ्रू द्रव्यमान निकालने की, समझाने की कोशिश की है। ठीक है, अब मैं आपको PYQ क्वेश्चन कराती हूँ। ठीक है, जो इससे रिलेटेड पूछे गए थे। ठीक है, तो टाइपिंग करने का टाइम नहीं था, इसलिए मैं आपको साथ साथ PYQ यहाँ पे कराती जाऊँगी, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है, तो आपसे लास्ट ईयर जो क्वेश्चन पूछा था वो पूछा था CO2। CO2 का मतलब क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड है। क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड है, सभी जानते हैं CO2 का फॉर्मूला। तो कार्बन डाइऑक्साइड में आपको क्या बताना था, कार्बन का, किसका, कार्बन का, और जो ऑक्सीजन है इनका क्या बताना था, अनुपात बताना था। किसका, इनके दोनों के द्रव्यमान का अनुपात बताना था। अब बताइए आप, इतना इजी क्वेश्चन है आपके लिए, अभी अभी आपको समझाया है तो इजी है, नहीं पढ़ा तो कठिन है। अब कार्बन का आपको क्या पता होना चाहिए, परमाणु भार पता होना चाहिए, जो कि आपको क्या बताया, अभी अभी बताया। कार्बन 6 नंबर पे आता है, 6 का डबल कर दो तो ये आ जाएगा 12। ठीक है, ये परमाणु भार हो गया। अब ऑक्सीजन आता है अपने 8 नंबर पे, 8 का डबल कर दिया तो ये हो गया 16। अब डबल क्यों किया, डबल तो हम किसके लिए कर रहे हैं, अभी परमाणु भार के लिए कर रहे हैं। ठीक है, तो ये दोनों तो इसके क्या हो गए, परमाणु भार हो गए। लेकिन अब यहाँ पूछा इन्होंने कार्बन और ऑक्सीजन का रेशियो। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, कार्बन तो आ गया 12। ठीक है, ये 12 सेम लिख दिया क्योंकि सफिक्स में कुछ नहीं है। लेकिन ऑक्सीजन का 16, तो ये हो गया परमाणु भार। ठीक है, ऑक्सीजन का इन्होंने दे दिया O2, तो O2 के लिए क्या करेंगे, 16 और ये 2 से गुणा करेंगे। ठीक है, तो अब क्या करना पड़ेगा आपको, इनको कैंसिल करना पड़ेगा, जैसा ऑप्शन दे रखा होगा आपको। तो यहाँ पे इनको डिवाइड कर लेते हैं। ठीक है, तो इसकी जगह हम ऐसे लिख लेते हैं अगर आपको प्रॉब्लम हो रही है तो। ठीक है, अब हम इसको थोड़ा सा कैंसिल कर लेते हैं। तो 2 × 12 हो गया। अब 2 से वापस कैंसिल किया तो 2 × 3 = 6 हो गया, और 2 × 8 = 16 हो गया। तो 3:8 आ गया, जो कि आपको दिया गया था किसमें, ऑप्शन नंबर C में दिया था। ठीक है, तो इस टाइप से आपसे क्वेश्चन पूछा था। तो CO2 का जो आपका फॉर्मूला दिया था उसमें ऑक्सीजन और कार्बन का पूछता। ठीक है, अब पहले ऑक्सीजन देता और कार्बन देता तो आपको क्या बताना था, 8:3 बताना था आंसर में। ठीक है, तो इस तरह से वो क्वेश्चन आपके लिए घुमा सकता है। तो एक क्वेश्चन ये आया था आपके, एक क्वेश्चन ये था कि MgS। अब MgS क्या है, मैग्नीशियम सल्फाइड है। ठीक है, क्या है ये, मैग्नीशियम सल्फाइड है। इसमें आपसे पूछा था Mg का और S का क्या, द्रव्यमान का रेशियो। द्रव्यमान की जगह भार आ जाए तो भी कोई डरना नहीं है। ठीक है, अब Mg का आपको क्या होना चाहिए, पहले परमाणु भार पता होना चाहिए, सल्फर का होना चाहिए। तो Mg का आपको क्या बताया था, Mg का मैंने आपको बताया था कितने नंबर पे था, मैग्नीशियम 12 नंबर पे, 12 का डबल कर दिया था तो 24 आ गया था। सल्फर कितने नंबर पे था, सल्फर था अपने पास में 16 नंबर पे, 16 का डबल 32। ठीक है, तो 16 का डबल हमने कर दिया था तो 32 आया था। दोनों के परमाणु भार पता है तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। 24 लिख दो, जिसका पहले पूछा है उसका पहले लिख दो, जिसका बाद में तो उसको डिवाइड कर दो। तो
तो सल्फ़र का आ जाएगा 32। अब इसको आप कैंसिल आराम से कर सकते हैं, किससे? 8 के पहाड़े से कर सकते हैं। तो 8 तिये 24 हो गया, 8 चौकू 32 हो गया। तो 3:4 आ गया आपके पास इसका आंसर, जो कि आपको दिया गया था ऑप्शन नंबर डी में। ठीक है, तो ये दोनों क्वेश्चन आपके इससे रिलेटेड पूछे गए थे। तो आपको ये भी पता चल गया कि हम जो पढ़ रहे हैं वो सिलेबस ओरिएंटेड है, नहीं है। तो फालतू की चीज़ें बताने का यहाँ अब लास्ट टाइम पे कोई मतलब भी नहीं है। ठीक है, चलिए तो अब हम आगे चलते हैं। तो आगे बात करते हैं हम किसकी? परमाणु संख्या की। ठीक है, जो ये परमाणु संख्या हमने देखी है, एटॉमिक नंबर देखा है, परमाणु कौन से नंबर पे आता है, ठीक है, इसकी खोज किसने की थी? तो इसकी खोज करने वाले थे, इनका नाम आता है हेनरी मोजले। क्या आता है? हेनरी मोजले आता है। ठीक है, तो ये आपको डायरेक्ट याद रखना है। अब परमाणु सिद्धांत तो हमने देख ही लिया था, परमाणु सिद्धांत अलग है और यहाँ पे मैंने ये संख्या लिखा है। ठीक है, तो परमाणु संख्या और सिद्धांत अलग है, इनको सेम नहीं करना। सिद्धांत हमने देख ही लिया था शुरू में ही आराम से, जॉन डाल्टन ने किया था। और कब किया था? 1808 में किया था। ठीक है, तो ये 2 बात हो गई। अब कुछ और चीज़ें आपको याद रखनी हैं, जो कि डायरेक्ट याद रखें, ज़्यादा डिटेल में आपसे नहीं पूछेगा, मैच द फॉलोइंग में पूछ सकता है। तो आपसे पूछा जा सकता है कि एक तो प्लम पुडिंग जो मॉडल है, कौन सा? प्लम पुडिंग मॉडल जो है ये किसने दिया? तो ये दिया था जे थॉमसन ने। किसने दिया था? जे थॉमसन ने दिया था। ठीक है, एक आप देख सकते हैं सोने की जो पतली पन्नी है, सोने की पतली पन्नी पे प्रयोग किया था। किसने? किसका प्रयोग किया था? ये भी अल्फा कणों का। ठीक है, अल्फा कणों का प्रयोग किया था सोने की पतली पन्नी पे। ये किया था अपने रदरफोर्ड ने। किसने किया था? रदरफोर्ड ने किया था। और एक और आपको याद रखना है कि नाभिक की खोज किसने की थी? तो नाभिक की खोज जो है ये भी रदरफोर्ड ने ही की थी। और आपसे पूछ ले कि जो न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? क्या है? न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? तो न्यूट्रॉन की खोज की थी जेम्स चैडविक ने। ठीक है, किसने की थी? जेम्स चैडविक ने की थी। अब थोड़ा सा इनके बारे में भी मैं आपको बता देती हूँ, जिससे आपको थोड़ा सा याद रहे। ठीक है, तो पहले हम बात करते हैं किसकी? तो हम बात करते हैं जे थॉमसन की। ठीक है, तो जे थॉमसन जो थे, इन्होंने क्या किया? जे थॉमसन ने जो है कैथोड किरणों पे क्या किया था? कैथोड किरणों को यूज किया था। उस पर क्या लगाए थे? निर्वात में वोल्टता लगाई थी। ठीक है, कैथोड किरणों के बनाने के लिए इन्होंने प्रयोग किया था। इतना आप याद रखें, ज़्यादा परेशान नहीं होना है। तो ये आप याद रख सकते हैं। और आगे चलते हैं। तो इन्होंने जे थॉमसन ने कैथोड किरणों वाला एक प्रयोग किया। कैथोड किरणें जो हैं, इसके बाद में इन्होंने बोला परमाणु का थॉमसन मॉडल दिया। परमाणु का जो थॉमसन मॉडल है उसी को प्लम पुडिंग मॉडल भी बोलते हैं। और इसमें क्या है, जो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन है उसकी उपस्थिति के बारे में बताया। किसके बारे में बताया? इलेक्ट्रॉन के बारे में और प्रोटॉन के बारे में। ठीक है, तो ये बताया किसने? थॉमसन ने बताया। और इन्होंने क्या बताया कि परमाणु जो है उसमें 10 की घात -10, क्या है? 10 की घात -10 मीटर के जो हैं त्रिज्या का परमाणु क्या है? एक 10 की घात -10 घात त्रिज्या का क्या है? एक गोला है, ये इन्होंने बोला। और इस गोले में क्या है? इस ठोस धनावेशित गोले में क्या है? जो ऋणावेशित इलेक्ट्रॉन है वो धंसे हुए हैं। जैसे ये एक गोला है, ठीक है, इस गोले में क्या है? अंदर यहाँ पे इलेक्ट्रॉन 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 इस तरह से इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं। ठीक है, तो अंदर तो इसमें क्या है? इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, और ये है क्या? तो ये एक धनात्मक गोला है। ये इन्होंने बताया किसमें? अपने प्लम पुडिंग मॉडल में बताया। ठीक है, तो इसको हम क्या समझ सकते हैं? जैसे मान लीजिए ये क्या है? वाटरमेलन है, तरबूज है। तरबूज में क्या रहते हैं? अंदर काले काले बीज रहते हैं ना। तो ये देखिए, ये आपको रेड कलर से ही दिख रहा है, तो आप मानिए कि ये क्या है? तरबूज है। लेकिन तरबूज के अंदर क्या है? काले काले ये बीज हैं। तो ये जो बीज की तरह आपको दिख रहे हैं, यही क्या है? इलेक्ट्रॉन है। तो इसको हम बोल सकते हैं क्या? प्लम पुडिंग मॉडल। ठीक है, तो ये 2 बात हो गई इनकी। एक तो इन्हें कैथोड किरणों पे भी क्या किया? प्रयोग किया और प्लम पुडिंग मॉडल दिया। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन की खोज पूछे तो इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की है? तो आपको बताना है क्या? जे थॉमसन ही बताना है। ठीक है, तो जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन की खोज की है। ठीक है, और इलेक्ट्रॉन क्या है? एक ऋणावेशित है। यहाँ पे देखो ये माइनस लग रहा है।
इलेक्ट्रॉन जो है ऋणावेशित कण है, ठीक है। और इसका आवेश क्या होता है, तो इसके आवेश होता है -1.6 गुणा 10⁻⁻19, ठीक है। ये क्या है, इसका आवेश है, सॉरी हाँ आवेश है। और ये नेगेटिव हो गया, ऋणावेशित हो गया, ये मैंने बता ही दिया, तो माइनस चिन्ह हमने यहाँ पे लगा दिया। इसी तरह से अगर प्रोटॉन के बारे में पूछा जाए आपसे, तो प्रोटॉन के बारे में आप क्या बताएंगे, तो प्रोटॉन है क्या, धनावेशित कण है। क्या है, धनावेशित है। और इसका आवेश कितना होता है, तो इसका आवेश में यहाँ पे माइनस है, तो यहाँ पे प्लस आ जाएगा, बस माइनस की जगह प्लस 1.6 गुणा 10⁻⁻19 हो जाएगा, ठीक है। ये दोनों बात सेम है। अब इलेक्ट्रॉन हो गया, प्रोटॉन हो गया। अब बात कर ली जाए थोड़ी सी न्यूट्रॉन की, तो न्यूट्रॉन जो है ये क्या होता है, न तो पॉजिटिव होता है न नेगेटिव होता है, ये होता है उदासीन। क्या होता है, उदासीन होता है। तो इस पर कोई भी चार्ज नहीं होता है, जीरो, ठीक है। इस पर कोई भी आवेश नहीं होता। और इसकी खोज किसने की है, तो न्यूट्रॉन की खोज यहाँ लिखी हुई है, ये जेम्स चैडविक ने की है, ठीक है। जेम्स चैडविक ने की है। और इसके द्रव्यमान की बात कर ली जाए, तो इसका द्रव्यमान होता है अपने पास में कितना, 1.67 गुणा 10⁻⁻27 किलोग्राम, ठीक है। ये इसका द्रव्यमान हो गया, किसका, न्यूट्रॉन का, ठीक है। न्यूट्रॉन का सेम है और प्रोटॉन का भी सेम है, ठीक है। प्रोटॉन का भी सेम है और न्यूट्रॉन का भी सेम है। लेकिन जो ये इलेक्ट्रॉन हमने देखा, इसका थोड़ा सा डिफरेंट है। क्या है इसका, तो ये भी हम लिख देते हैं आपके लिए। तो इसका आएगा अपने पास में क्या, द्रव्यमान। इसका आता है 9.1 गुणा 10⁻31 किलोग्राम, ठीक है। ये क्या है, इसका द्रव्यमान है, किसका, इलेक्ट्रॉन का। तो ये सारी बातें मैंने आपको बता दी हैं यहाँ से, ठीक है। अब हमने जो अभी क्या देखे थे, तत्व देखे थे, ठीक है, एलिमेंट देखे थे जिनके हमने नंबर्स याद किए थे, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, इस तरह से। तो हमने क्या देखा था वहाँ पे, उनकी द्रव्यमान संख्या देख ली थी, ठीक है। द्रव्यमान संख्या और परमाणु क्रमांक, ये दो चीज़ें हमें पता थी, ठीक है। तो इसकी सहायता से हम क्या कर सकते हैं, तत्व को लिख सकते हैं। अब कैसे लिखेंगे, तो इसको हमने लिखने का तरीका है, ये हम x लिखेंगे, ठीक है। x अगर आपको दिखे और इसमें ऊपर की साइड तो हम क्या है, a लिखेंगे और नीचे z लिखेंगे। अब ये a क्या है और z क्या है, तो a का मतलब है यहाँ पे द्रव्यमान संख्या, ठीक है। जो द्रव्यमान संख्या थी वो आएगी a मतलब, ठीक है, जो द्रव्यमान है। और नीचे जो z है, इसका मतलब है परमाणु क्रमांक, ठीक है, एटॉमिक नंबर है। तो इस तरह से, और ये x जो है वो क्या है, सिंबल है, प्रतीक है, किसका, जो आपको तत्व दिया है उसका, ठीक है। तो अब आपको जो है द्रव्यमान संख्या निकालनी है, तो आप क्या कर सकते हैं, द्रव्यमान संख्या के लिए हमारे पास में फॉर्मूला आएगा क्या, प्रोटॉन की संख्या प्लस न्यूट्रॉन की संख्या। क्या करेंगे, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन कर देंगे, तो आपके पास आ जाएगी द्रव्यमान संख्या, ठीक है। और जो द्रव्यमान संख्या है, इसको हम किससे डिनोट करेंगे, तो द्रव्यमान संख्या को हम डिनोट करेंगे a से, ठीक है। प्रोटॉन वाली संख्या को प्रोटॉन बोल दें, या फिर हम क्या बोल दें, इसको एटॉमिक नंबर बोल दें, तो इसको हम z से, और न्यूट्रॉन का मतलब n, तो a = z + n आप याद रखो शॉर्ट में, ठीक है। तो आपका काम बन जाए, ठीक है। अब हम एक क्वेश्चन करके देखते हैं, जैसे कि मान लीजिए आपसे यहाँ पे पूछा जाए कि जो ये है O, नीचे 8 दिया है और ऊपर 16। अब इसमें आपसे पूछा जाए कि प्रोटॉन बताइए, न्यूट्रॉन बताइए और इलेक्ट्रॉन की संख्या भी बताइए, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि जो हमें ये नीचे की साइड दिया है, ये क्या है, तो ये है परमाणु क्रमांक। क्या है ये, परमाणु क्रमांक है। और परमाणु क्रमांक जो है वही क्या है, परमाणु क्रमांक और ये सेम है, ठीक है। परमाणु क्रमांक और प्रोटॉन बिल्कुल सेम है, ठीक है। तो ये प्रोटॉनों की संख्या हो गई, ठीक है। अब जो हमें यहाँ पे प्रीफिक्स में दिया है ऊपर, ठीक है, उसको क्या बोल रहे हैं हम, ये द्रव्यमान संख्या बोल रहे हैं। तो द्रव्यमान संख्या कितनी हो गई इसकी, तो द्रव्यमान संख्या हो गई कितनी, 16 हो गई। अब इन्होंने पूछ लिया हमसे क्या, न्यूट्रॉन, तो न्यूट्रॉन निकाल सकते हैं, नहीं निकाल सकते। द्रव्यमान संख्या पता है, प्रोटॉन पता है, तो क्या करेंगे, इस फॉर्मूले में वैल्यू रख देते हैं।
तो क्या करते हैं, द्रव्यमान संख्या तो है 16, ठीक है। प्रोटॉन की संख्या कितनी है, प्रोटॉन परमाणु की संख्या है 8, और न्यूट्रॉन जो है फाइंड करने हैं, तो ये हो गया। अब इसको इधर ले जाएंगे तो 16 - 8 = n, तो n = 8 आ जाएगा अपने पास में, ठीक है। तो इस तरह से हम क्वेश्चंस कर सकते हैं ये आसानी से। एक क्वेश्चन और कर लेते हैं। जैसे मान लीजिए Mg 12 और 24 दिया है। अब नीचे जो लिखा है ये क्या है, ये आपको पता चल गया, ये प्रोटॉन है। क्या है ये, प्रोटॉन है, परमाणु क्रमांक है। और ऊपर जो लिखा है ये क्या है, तो ये है भाई द्रव्यमान संख्या है, ठीक है, द्रव्यमान संख्या है। अब हमें क्या निकालना है, मान लीजिए प्रोटॉन निकालना है। प्रोटॉन में तो कोई दिक्कत ही नहीं है, डायरेक्ट P का वैल्यू 12 हो गया, और एटॉमिक नंबर अपने पास हो गया 24। अब हमें क्या निकालना है यहाँ पर, अब हमें यहाँ पे फाइंड करना है न्यूट्रॉन। तो न्यूट्रॉन के लिए क्या कर देंगे आप, वापस से A = क्या था, Z + N था। A 24 है, Z जो है Z लिखो या P लिखो, Z की जगह P याद रख लो आप, तो P + N हो जाएगा। तो P मतलब प्रोटॉन, तो 12 हो गया, और न्यूट्रॉन निकालना है तो ये घटा देंगे, तो 24 - 12, तो ये 12 हो जाएगा। तो न्यूट्रॉन आपके 12 आ गए। तो इस तरह से आप फाइंड कर सकते हैं। मान लीजिए अब आपके पास और बड़ा क्वेश्चन दे दे, यूरेनियम दे दिया 92 में, और ये 235। अब इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये तो क्या हो गया आपके पास, प्रोटॉन हो गया, एटॉमिक नंबर हो गया, ठीक है। और ये क्या हो गया आपके पास में, द्रव्यमान संख्या हो गई। आपको निकालने हैं न्यूट्रॉन। तो न्यूट्रॉन के लिए क्या करो, इसमें से इसको माइनस कर दो, डायरेक्ट याद रखो, कोई फॉर्मूला मत लगाओ। तो 235 - 92, तो 235 - 92 करेंगे तो क्या आ जाएगा अपने पास में, 143 आ जाएगा, ठीक है। तो ये अपने पास इसका आंसर हो गया। तो इस तरह से आप क्वेश्चंस कर सकते हैं, ठीक है। तो आपको क्या पता चल गया, ये करने का तरीका पता चल गया। इसके बाद में परमाणु क्रमांक तो बता ही दिया आपको। परमाणु क्रमांक जो है वही क्या होता है, प्रोटॉनों की संख्या हो जाती है, ठीक है। तो प्रोटॉन की संख्या भी यही हो गई, और इलेक्ट्रॉन की संख्या जो है, इलेक्ट्रॉन की संख्या ये भी सेम हो गई, ठीक है। तो ये आपको पता चल गया। और अगर आपसे पूछा जाए कि ये न्यूक्लियॉन क्या होता है, तो न्यूक्लियॉन जो है परमाणु में जो उपस्थित प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है उन्हीं को सम्मिलित रूप से क्या कहते हैं, न्यूक्लियॉन कह देते हैं हम, ठीक है। तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की जो संख्या है उसका सम जो होता है, जो हमने ये फॉर्मूला देखा है, A = Z + N मतलब P + N, इसी को क्या कहते हैं, न्यूक्लियॉन बोल देते हैं, द्रव्यमान संख्या बोल देते हैं, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट अपना क्लियर हुआ। अब थोड़ी सी बात हम किसकी कर लेते हैं, अणु की कर लेते हैं। तो अणु क्या होता है, अणु जो है ये किसी तत्व या यौगिक का वह सूक्ष्मतम कण है जो क्या है, स्वतंत्र रूप से अस्तित्व में रह सकता है, ठीक है। तो इसमें क्या है, ये परमाणु से मिलके बनेगा, ठीक है, परमाणु से मिलके बनेगा, ठीक है। और जैसे कि एग्जाम्पल के लिए O2 हो गया, तो ऑक्सीजन के 2 अणु मिलके क्या बना, ये O2 बन गया, ऑक्सीजन बन गया। ऐसे हाइड्रोजन के 2 अणु मिलके ये हाइड्रोजन गैस बन गई अपनी। तो इस तरह से क्या है, अणु बनता है, ठीक है, 2 या 2 से अधिक परमाणुओं से मिलके ये बनता है। अब इसमें बात करते हैं परमाणुकता की। अब परमाणुकता क्या होती है, जो कोई अणु है उसमें संरचना में कितने उसमें परमाणु की संख्या है, क्या है। जैसे ये O2 है तो इसमें कितने परमाणु हैं, ठीक है, कितने परमाणु हैं उसकी संख्या को ही क्या बोलते हैं, हम परमाणुकता बोलते हैं। जैसे O2 है तो O2 में कितने हैं, यहाँ पे 1 ऑक्सीजन है क्या, नहीं, यहाँ पे 2 ऑक्सीजन है, तो इसकी परमाणुकता 2 हो गई। ऐसे ही अपने पास में ये है क्या, मान लीजिए Fe है, तो Fe में कुछ भी नहीं है, तो ये एक धातु परमाणु हो गया। ऐसे ही सारी की सारी जो अक्रिय गैसें हैं, अब अक्रिय गैसें जो है कौन कौन सी हैं, अक्रिय गैसें हैं अपने पास हीलियम, नियॉन, ऑर्गन, क्रिप्टॉन, जीनॉन और रेडॉन। अब हमने तो इसको ऐसे याद किया था कि हेमा, नीलम और करीना जो हैं क्या है, सिनेमा की रानियां हैं, क्या हैं, हेमा, नीलम और करीना जो हैं ये क्या है, सिनेमा की रानियां हैं, ठीक है। तो ये सारे आपको याद हो जाएंगे। हेमा से He हो जाएगा, हीलियम, नीलम से Ne, नियॉन Ar से और हो जाएगा, करीना से Kr, सिनेमा से Xe, जीनॉन और रेडॉन से हो जाएगा रानियां। तो ये सारी की सारी क्या हैं, अक्रिय गैसें हैं। ये सब क्या होती हैं,
तो ये सब होती है एक परमाणु, ठीक है। एक परमाणु होती है और अक्रिय होती हैं, ठीक है। इसके अलावा अगर धातुओं में पूछ ले तो धातुओं में आपको क्या बताना है, तो धातु में आपको एक तो बताना है क्या, आयरन ले लें Fe, ठीक है। इसके अलावा आप बता सकते हैं एल्यूमिनियम जो याद किया था, और फिर कॉपर भी आप बता सकते हैं, ठीक है। तो ये हमने एक परमाणु के उदाहरण कुछ देखें जो क्या है, एक ही रहते हैं, ठीक है। फिर हम बात करते हैं किसकी, द्विपरमाणु की। द्विपरमाणु में ऑक्सीजन आ गया, और ऑक्सीजन के अलावा जैसे हाइड्रोजन गैस आ गई, हाइड्रोजन के अलावा नाइट्रोजन गैस आ जाएगी, नाइट्रोजन के अलावा अपने पास क्लोरीन आ जाएगी। तो ये सब क्या हैं, ये सब द्विपरमाणु के। और चतुष्परमाणु में पूछा जाए तो चतुष्परमाणु में अपने पास केवल सल्फर आता है, क्या आता है, S4 सल्फर आ जाएगा। और बहुपरमाणु में आपसे पूछा जाए तो बहुपरमाणु का एग्जाम्पल जो हो जाएगा आपके पास, मतलब बहुत सारे परमाणु जुड़े हुए हैं, तो इसमें S8 आ जाएगा, सल्फर आ जाएगा, ठीक है। सॉरी, यहाँ पे फास्फोरस था, जल्दबाजी में ये लिख दिया। चतुष्परमाणु में तो फास्फोरस आएगा और बहुपरमाणु में सल्फर आएगा, 8 आएगा, चतुष में 4 आ जाएगा, बहुपरमाणु में ये आ जाएगा। अब आपसे पिछली बार ये क्वेश्चन पूछा गया था, मैं यहाँ पे लिखती हूँ कि निम्न तत्वों में से एक तत्व की परमाणुकता 1 है, ठीक है। तो परमाणुकता 1 वाला बताना था आपको, एक परमाणु बताना था मतलब, ठीक है। ऑप्शंस में दिया था आपको Ar, चलिए जैसे ऑप्शन दिया था वही लिख देती हूँ मैं। तो आपको दिया था आर्गन, ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन में। देन दिया था क्लोरीन, क्लोरीन के बाद था सल्फर, और सल्फर के बाद था ऑक्सीजन। तो बताइए कौन सा ऑप्शन राइट है। तो आपके पास में यहाँ पे ये आपने देखी हैं अक्रिय गैसें, और अक्रिय गैस में आता है Ar से क्या था, ये और था, ठीक है, आर्गन था, और इसकी थी एक परमाणु, तो आंसर तो अपना आर्गन हो गया। अब क्लोरीन कहाँ था, तो क्लोरीन ये रहा, तो ये Cl2 हो गया, द्विपरमाणु हो गया। सल्फर कहाँ था, सल्फर ये रहा, S8, तो S8 क्या हो गया, ये बहुपरमाणु हो गया, ठीक है। और ऑक्सीजन ये वापस से O2 आ गया, तो ये अगेन द्विपरमाणु हो गया, ठीक है। तो इससे बाहर एग्जाम्पल आपके ज़्यादा जाएगा नहीं, तो इतना आप देख लेंगे, काम चल जाएगा आपका। अब एक आपको ये बार बार परेशान कर रहा होगा, समस्थानिक क्या होता है, ठीक है। समस्थानिक, समभारिक और समन्यूट्रॉनिक, ठीक है, 3 है ये। तो समस्थानिक और समभारिक में ही ज़्यादा कन्फ्यूज़न होता है। समस्थानिक को तो हम बोलते हैं आइसोटोप, ठीक है, आइसोटोप। समभारिक को बोलते हैं आइसोबार, ठीक है। तो समस्थानिक में क्या होता है, समस्थानिक में होता है परमाणु क्रमांक तो सेम होता है, क्या होता है, एटॉमिक नंबर जो है, परमाणु क्रमांक जो है वो तो क्या होता है, सेम होता है, ठीक है, सेम होता है। लेकिन जो है द्रव्यमान, भार जो है वो क्या हो जाता है, डिफरेंट हो जाता है, क्या हो जाता है, द्रव्यमान डिफरेंट होगा, ठीक है। अब इसमें इसका उल्टा हो जाता है, तो एटॉमिक नंबर जो है वो तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे डिफरेंट हो जाएगा, और जो द्रव्यमान है या भार है वो क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। तो अगर एक भी याद है तो दूसरा याद हो जाएगा। समन्यूट्रॉनिक में क्या हो जाएगा, द्रव्यमान संख्या और परमाणु क्रमांक का अंतर जो है, मतलब न्यूट्रॉनों की संख्या बराबर हो जाएगी। सीधी सी बात ये, न्यूट्रॉनों की संख्या बराबर हो जाए जिसमें, उसको क्या कहते हैं, समन्यूट्रॉनिक कहते हैं, ठीक है। अब कुछ एग्जाम्पल्स बताती हूँ मैं आपको। जैसे कि आपको यहाँ पे एग्जाम्पल में दिया है क्या, 12C6, ठीक है, और इधर दिया है सेम कार्बन का ही 14C और 6। अब आपको यहाँ पे देखना है 14C6 और इधर है 14N6, ठीक है। यहाँ पे 12C6 हो गया और 13C6 हो गया और 14C6 हो गया। और यहाँ का भी एग्जाम्पल लिख लेते हैं, जैसे 14C6 हो गया, एक हो गया 15N7 और 16O8। अब इसमें आपको देखना है, ठीक है, कौन सा समस्थानिक है। ये तो मैंने डायरेक्ट ही बता दिया आपको। तो यहाँ पे देखो चेक कैसे करेंगे हम, जो परमाणु क्रमांक है वो सेम है या नहीं है। तो परमाणु क्रमांक सेम है, देखो यहाँ पे भी कार्बन है, यहाँ पे भी कार्बन है, यहाँ पे भी कार्बन है, और इन तीनों का परमाणु क्रमांक सेम है। हमने अभी कुछ समय पहले ही पढ़ा था यहाँ पे कि जो नीचे सफिक्स में लिखा जाता है वो क्या होता है, परमाणु क्रमांक होता है, प्रोटॉन होता है, ठीक है। तो ये नीचे सारे सेम हैं, तो ये क्या हो गया अपने पास, परमाणु क्रमांक तो सेम हो गया। और यहाँ क्या बोल रहे हैं, द्रव्यमान जो है डिफरेंट हो जाएगा। तो कार्बन का यहाँ पे तो 12 है, यहाँ 13 हो गया, यहाँ 14 हो गया। तो ये किसका एग्जाम्पल हो गया,
आइसोटोप का हो गया। अब यहाँ पे क्या है, तो यहाँ पे जो है, यहाँ पे एटॉमिक नंबर जो है, अब देखो एटॉमिक नंबर ये 6 है और यहाँ पे नाइट्रोजन है, यहाँ पे 7 आएगा, सॉरी, ठीक है, यहाँ पे 7 कर लेना। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या हो गया, परमाणु क्रमांक डिफरेंट हो गया, ठीक है। इसका तो कितना होता है, कार्बन का तो 6 होता है, ठीक है। इसी को तो हम क्या बोल रहे हैं, परमाणु क्रमांक बोल रहे हैं। तो ये तो क्या हो गया, कार्बन का तो 6 हो गया, लेकिन इधर नाइट्रोजन का चेंज हो गया तो इधर 7 हो गया। लेकिन यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, द्रव्यमान जो है वो सेम है। तो ऊपर वाली जो संख्या दिख रही है आपको, क्या दिख रही है ऊपर, तो ये 14 दिख रहा है, तो 14 सेम है। तो ये अपने समभारिक का, आइसोबार का एग्जाम्पल हो गया। ऐसे ही यहाँ पे जो है न्यूट्रॉन की संख्या बराबर है, तो न्यूट्रॉन की संख्या कैसे निकालेंगे, देखो यहाँ कार्बन है या नाइट्रोजन है या ऑक्सीजन है। अब अभी हमने न्यूट्रॉनों की संख्या निकालनी सीखी थी, कैसे किया था फटाफट से बताइए। तो जो ऊपर वाली संख्या है उसमें से नीचे वाली को माइनस कर देंगे, तो 14 - 6 जब हम करेंगे तो हमारे पास में क्या आ जाएगा, 8 आ जाएगा। यहाँ पे 15 - 7 करेंगे तो यहाँ पे भी 8 आ जाएगा, और 16 - 8 करेंगे तो भी 8 आएगा। तो सारे के सारे जो एग्जाम्पल दिए उनमें न्यूट्रॉनों की संख्या क्या हो गई, इक्वल हो गई, इसलिए ये सम न्यूट्रॉनिक का एग्जाम्पल हो गया, ठीक है। अब इसको आप याद कैसे रखोगे, देखो यहाँ पे आइसोटोप है, तो टॉप है तो आप ऐसे याद रखो, टॉप आ रहा है, पी आ रहा है, तो P4 क्या है, प्रोटॉन है। तो प्रोटॉन जो है, यहाँ पे प्रोटॉन परमाणु क्रमांक जो है वो तो सेम रहेगा, और उसके अलावा क्या बच गया, द्रव्यमान वो डिफरेंट हो जाएगा। और इसका उल्टा यहाँ पे कर देना आइसोबार में, तो ये ऐसे हो जाएगा, ठीक है। अब एक लास्ट कॉन्सेप्ट और है इस चैप्टर का, फिर ये चैप्टर अपना लगभग कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो मोल, अब जो मोल क्या होता है, मोल ये है पदार्थ की सबसे, मतलब पदार्थ जो है उसको मापने की ये इकाई है, ठीक है। पदार्थ की मात्रा की SI यूनिट है ये। तो पदार्थ की मात्रा की SI यूनिट पूछ ले आपसे, इकाई पूछ ले, तो आपको मोल बताना है, ठीक है। और मोल शब्द जो है ये लैटिन भाषा से लिया गया है, ठीक है, लैटिन लैंग्वेज से लिया गया है। शब्द कौन सा था, तो मोलस था, ठीक है, जिसका मतलब क्या होता है, तो इसका मतलब होता है ढेर, ठीक है। तो प्रतीक आपको बता ही दिया, ये मोल हो गया, ठीक है। अब एक मोल जो है वो किसके बराबर होता है, तो एक मोल परमाणु जो है वो किसके बराबर होता है, तो ये होता है 6.023 × 10⁻23 परमाणु के बराबर, ठीक है। और इसी को हम बोलते हैं अवोगाद्रो संख्या, ठीक है। तो ये आपको डायरेक्ट याद रखना पड़ेगा, ठीक है। एक मोल परमाणु मतलब 6.023, और पावर में भी ये 23 आएगा, यहाँ पॉजिटिव ही आएगी, परमाणु हो जाएगा, इसी को अवोगाद्रो संख्या बोलते हैं, ठीक है। अब जैसे कि मान लीजिए आपके पास में क्या है, 1 मोल ऑक्सीजन है, ठीक है। तो 1 मोल ऑक्सीजन परमाणु है मान लीजिए, तो उसकी अगर पूछे, ठीक है, तो क्या करेंगे आप, 6.023, तो ये तो पूरा सेम लिखेंगे, और इसमें क्या करेंगे, ये जो परमाणु है इसकी जगह पे क्या करना पड़ेगा, आपको ऑक्सीजन परमाणु लिखना पड़ेगा, ठीक है। अब ऑक्सीजन परमाणु लिखा तो ऑक्सीजन का क्या है, भार जो है वो लिखना पड़ेगा। तो ऑक्सीजन का भार 16 होता है, तो 16 से इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 1 मोल ऑक्सीजन का मतलब ये हो जाता है। ऐसे ही अगर आपसे पूछे कि 1 मोल H2O, अब H2O बताइए क्या था, तो H2O था, जल था, वाटर था, इसका सूत्र था। अब 1 मोल H2O, अब H2O का हमने फाइंड भी किया था, क्या फाइंड किया था, तो द्रव्यमान फाइंड किया था, परमाणु भार फाइंड किया था। कैसे किया था वापस बता देते हैं। तो H का आ जाता है 1, और 1 के सफिक्स में 2 था तो गुणा कर दिया था, प्लस लगाएंगे। O का परमाणु द्रव्यमान था 16, तो ये आया था 18, ठीक है। तो ये क्या आ जाएगा अपने पास में, या तो लिखें 6.023 × 18, ठीक है, या फिर आप इसको डायरेक्ट ऐसे लिखते हैं कि 18 ग्राम क्या है, H2O है, ठीक है। तो ये बात हो गई। अब हम कुछ क्वेश्चंस करते हैं जो कि आपसे एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। जैसे कि आपको मान लीजिए ये पूछा जाए कि 0.5 मोल में, 0.5 मोल जो है उसके n परमाणु का द्रव्यमान बताइए, ठीक है। 0.5 मोल n परमाणु का द्रव्यमान आपको बताना है। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे 0.5 मोल तो है ही आपके पास में, और n का बताना है। n मतलब क्या है, n मतलब है नाइट्रोजन। अब नाइट्रोजन का परमाणु द्रव्यमान कितना होता है, तो इसका होता है 14, ठीक है।
क्या बताया था, परमाणु क्रमांक इंटू 2, तो 7 दूनी 14 बताया था। इन्होंने पूछा है 0.7 मोल n परमाणु का द्रव्यमान, तो यहाँ पे आप ये 14 जो परमाणु भार है ये लिखेंगे, इसको मल्टीप्लाई किससे करेंगे, ये 0.5 से कर देंगे, तो 14 पंजे कितना होता है, 70 होता है, तो यहाँ पे 7.0 आएगा, तो डायरेक्ट आप 7 ग्राम लिख सकते हैं। तो ये हो गया इसका परमाणु द्रव्यमान। इसी तरह सेकंड क्वेश्चन में पूछा जाए, अगर आपसे n की जगह अब आपको दे दे, n परमाणु लिखा है, अगर आपको अब दे दे क्या, N2, ठीक है, N2 दे दे, या फिर वो बोल दे हिंदी में ही क्या, नाइट्रोजन गैस। तो n परमाणु में और नाइट्रोजन गैस में अंतर हो गया। यहाँ पे देखो N2 आ गया सफिक्स में, यहाँ पे कुछ सफिक्स नहीं था, तो आपको क्या करना पड़ेगा, यही क्वेश्चन चल रहा है, तो 0.5 तो लिखेंगे, लेकिन जो ये 14 लिखा था, अब की बार इसको क्या है, आपको 2 से गुणा करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप डायरेक्ट भी कर सकते थे, 7 का डबल, तो ये 14 ग्राम आ जाएगा। तो इस तरह से माइनर सा चेंज करेगा वो, और आपको ध्यान से देखना है, ठीक है। तो ये हमने कर दिया। अब आपसे अगर ऐसे पूछ ले घुमा के कि 52 ग्राम जो हीलियम है, 52 ग्राम जो हीलियम है, उसमें मोलों की संख्या बताइए। अब की बार क्या पूछ ली, मोलों की संख्या पूछ ली। अभी क्या पूछ रहा था, परमाणु का द्रव्यमान पूछ रहा था। तो अब क्या करेंगे, मोलों की संख्या के लिए क्या करेंगे, अब इसने ये परमाणु द्रव्यमान तो पहले से दे दिया जो कि पूछ रहा था, तो 52 ग्राम, तो मोलों की संख्या के लिए क्या करोगे आप, ये जो द्रव्यमान है उसमें क्या कर देंगे, अणुभार का भाग दे देंगे, ठीक है। द्रव्यमान में अणुभार का भाग दे देंगे। द्रव्यमान तो क्या है, जो आपको क्या है, ये दिया गया है, ठीक है, ये तो इसका द्रव्यमान है, तो ये 52 ग्राम लिख लिया। अणुभार क्या हो गया, तो अणुभार जो है मोलर द्रव्यमान भार निकालते हैं, वो अणुभार हो गया, उसी को बोलते हैं अणुभार, द्रव्यमान संख्या, परमाणु भार, ये सब आ जाए मोलर द्रव्यमान, तो यही आपको समझना है। अब हीलियम कितने नंबर पे था, हीलियम था अपना 2 नंबर पे, हाइड्रोजन हीलियम 2 नंबर को 2 से गुणा किया था हमने, 4 आया था इसका परमाणु भार या फिर अणुभार, ठीक है। अब अणुभार की जगह मैं परमाणु भार ही लिख देती हूँ, आप कंफ्यूज हो जाएंगे क्योंकि, ठीक है। तो परमाणु भार, तो 4 से हम इसको डिवाइड करेंगे, तो 4 एकम 4 और 4 तिये 12, तो 13 आ जाएगा अपना इसका आंसर। और ये आपका फर्स्ट ग्रेड में 2020 में पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है। तो इस तरह से क्वेश्चन आपके पास में मिलेगा, ठीक है। एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, जैसे कि 18 ग्राम जो जल है, मान लीजिए 18 ग्राम जल है, उसमें बतानी है आपको मोलों की संख्या, ठीक है, मोलों की संख्या बतानी है। अब क्या दे दिया, द्रव्यमान दे दिया, तो ये 18 तो लिख दो। अब जल का क्या है, अणुभार पता होना चाहिए। अब अणुभार अभी अभी आपको बताया था, देखिए कहाँ बताया था, ये देखो, तो जल का तो आप डायरेक्ट ही याद कर लेना, तो H2O का होता है 18 ही होता है। वापस से बता देती हूँ एक बार, हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक 1, तो 1 ही रहता है, परमाणु क्रमांक भी परमाणु भार भी, लेकिन ये जो सफिक्स में है इसको गुणा करते हैं, फिर हम दूसरे जो तत्व है उसके लिए प्लस लगाते हैं, फिर उसका परमाणु भार लिखते हैं। तो ऑक्सीजन का 16, तो ये हो गया 18। अब 18 को जब आप 18 से डिवाइड करेंगे तो 1 आ जाएगा इसका आंसर, ठीक है। तो 1 मोल अपने पास में इसका आंसर हो जाएगा, तो 18 ग्राम जल में मोलों की संख्या 1 हो जाएगी, ठीक है। तो ये हो गया आपके पास में। एक क्वेश्चन ये था कि निम्न में से किसका भार सबसे अधिक है, ठीक है। तो आपको ऑप्शन दिए गए थे CO2 के 2 मोल, ठीक है, CO2 के 2 मोल थे। सेकंड ऑप्शन था CO2 के 2 मोल, फिर था H2O के कितने, 10 मोल, और लास्ट ऑप्शन था आपके पास C12, H22 और O11 के कितने, 0.2 मोल, ठीक है। तो ये ऑप्शंस थे, ABCD आप इनको मान सकते हैं। अब आपको फाइंड करना है कि हाईएस्ट वाला कौन सा था, ठीक है, क्या, भार, ठीक है। अब आपने इसको सॉल्व करना है। अब CO2 का पता होना चाहिए, क्या, परमाणु भार पहले पता होना चाहिए, ठीक है। अब फाइंड कीजिए, तो जो आपको वीडियो के स्टार्टिंग में बताया था वही काम आ रहा है, देखो पूरा खेल उसका ही है। तो C से क्या था, C का नंबर था 6, कार्बन 6 पे आ रहा था, 6 का डबल 12, तो 12 लिख देते हैं। फिर प्लस लगाते हैं। ऑक्सीजन के लिए क्या करेंगे, ये 2 तो सफिक्स में ये लिख दिया। अब ऑक्सीजन का परमाणु भार कितना है, तो ये है 16, ठीक है। इसको काउंट कर लेते हैं, तो 12 + 16 दूनी 32, तो 12 और 32 ये हो गया 44। CaCO3 का करते हैं, ठीक है। CaCO3 का आ जाएगा
कैल्शियम का कितना था, कैल्शियम का था 40, कार्बन का 12 और ऑक्सीजन का 16, 16 गुणा 3, तो ये आ जाएगा अपने पास 100। ये हमने फाइंड भी किए थे दोनों, ठीक है। H2O का भी हमने फाइंड किया, अभी बता चुकी इतनी बार, तो ये 18 है, ठीक है, 18 हो गए ये। और ये C12H22 11 है। देखने में बड़ा सा लग रहा है, तो आपको नहीं भी आता था तो आप ये ऑप्शन कर सकते थे, सूत्र ही बड़ा है तो अणुभार भी बड़ा ही होगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे ये थोड़ा सा इससे क्या है, देखें ये भी बड़ा है या छोटा है, तो छोटा देके भी पॉइंट वाले में तो छोटा हो सकता है, ठीक है, इसलिए हम इसको वेरीफाई कर रहे हैं। तो जैसे यहाँ पे देखो कार्बन है, कार्बन का परमाणु भार 12, अब सफिक्स में भी 12 है तो 12 से गुणा कर दिया। फिर प्लस का चिन्ह लगाएंगे हाइड्रोजन के लिए, 1 हो गया परमाणु भार, सफिक्स में 22 है तो ये 22 हो गया। प्लस ऑक्सीजन का परमाणु भार 16, सफिक्स में 11 है तो ये 11 हो गया। गुणा कर लेते हैं, 12 × 12 मतलब 12 का स्क्वायर 144, प्लस 22 प्लस 16 × 11 तो ये हो गया 176। सबको ऐड किया तो ये आया 342। अब 342 आया, इसके बाद में जो है आपको इनको मल्टीप्लाई भी करना है किससे, जैसे ये 2 मोल है, 2 मोल है 20 है और ये है, तो इसको मान लीजिए 2 से किया तो ये 88 आ गया, इसको भी 2 से किया तो ये 200 आ गया, इसको किया 10 से 180 आ गया, और यहाँ पे इसको किया 0.2 से, मतलब 342 का आधा कर देंगे तो 2 एकम 2, 2 सत्त 14 और 2 छिक्की 12। अब देखो यहाँ पे क्या हो गया, हमने चेक नहीं करते तो हम ये लगाए आते, लेकिन यहाँ पे क्या हो गया, ये डिवाइड करना पड़ा हमें। यहाँ पे देखो जल्दीबाजी में क्या है, ये ×2 लिख दिया। अब ×2 थोड़ी आएगा, ये अगर आप पॉइंट हटाएंगे तो ये आएगा, तो ये क्या हो जाएगा 1/5, तो यहाँ पे 5 से डिवाइड करना था पहली बात तो ये क्या आएगा 5, 5 छिक्के 30 आ जाएगा, 4 बचा अपने पास में, तो 5 8 40 और ये 4। अब इसका हो गया 68.4। अब ये फॉर्मूला तो देखने में बड़ा सा लग रहा था तो हम सॉल्व नहीं करते तो ये लगाए आते, लेकिन अब हमें इसके अकॉर्डिंग देखना है। पूरा हमने सॉल्व कर लिया तो अपने पास में इसका आंसर क्या आएगा, हाईएस्ट पूछा है भार इन्होंने, तो ये आ जाएगा 200 वाला, ठीक है। तो इसका आंसर ये होगा, ठीक है। तो इसलिए थोड़ा सा अलर्ट रहें, टाइम रहे तो ही इस प्रकार के क्वेश्चन को छुएं, वरना एग्ज़ाम में इनको स्किप करें, ठीक है। चलिए तो अब हम हमारा चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट करते हैं, ठीक है, जो कि क्या है, केमिकल रिएक्शन है। क्या है, केमिकल रिएक्शन है, रासायनिक अभिक्रियाएं हैं, समीकरण हैं। सबसे पहले बात करते हैं भौतिक की, ठीक है, भौतिक परिवर्तन की, फिजिकल चेंजेस की, और इधर देखते हैं हम रासायनिक की, ठीक है। तो भौतिक और रासायनिक परिवर्तन देखते हैं। तो भौतिक में तो क्या हो जाएगा, वे परिवर्तन जिसमें पदार्थ के केवल भौतिक गुण बदलते हैं, ठीक है, भौतिक गुण बदलते हैं, नए पदार्थ का कोई निर्माण नहीं होता। इसमें क्या है, नया पदार्थ यहाँ पे नहीं बनता, ठीक है। और यहाँ पे जो है नया पदार्थ बनता है, न्यू प्रोडक्ट बन जाता है। यहाँ पे रासायनिक में, केमिकल में रिएक्शंस होती है, ठीक है। इसमें नया पदार्थ नहीं होता, इसमें क्या होता है, जो भी रंग है, आकृति है, अवस्था है, स्टेज है, उनमें क्या होता है, चेंजेज होता है, ठीक है। तो ये फिजिकल चेंजेज हो गए। ये क्या होती है, उत्क्रमणीय होती है, एक तरफ ही चलती है, रिवर्सिबल नहीं होती, जैसे इधर से इधर चल रही है तो इस तरफ ही चलेगी। और केमिकल रिएक्शन जो है उत्क्रमणीय, अनुत्क्रमणीय होती है, ठीक है, अनुत्क्रमणीय होती है, सॉरी ये उत्क्रमणीय होती है, तो उत्क्रमणीय में यहाँ से यहाँ भी जाएगी और इधर से इधर भी आ जाएगी, दोनों तरफ चल सकती है। जैसे क्या है, अपने पास में पानी है तो पानी से क्या है, हम बर्फ़ जमा लेते हैं और बर्फ़ जब पिघलेगी तो वापस से पानी आ जाएगा, तो इस तरह से रिवर्सिबल चलती है, दोनों तरफ चलती है। और अनुत्क्रमणीय मतलब इरिवर्सिबल हो गया, एक साइड ही चलेगी, ठीक है। तो ये इनमें बेसिक डिफरेंसेस हो गए। और ये स्थायी होती है, भौतिक वाले क्या होते हैं, स्थायी होते हैं, और ये अस्थायी, सॉरी ये अस्थायी होते हैं और ये स्थायी होते हैं, ठीक है। तो ये इनमें बेसिक डिफरेंस है। अब इनके कुछ एग्जांपल्स हैं, तो जो एग्जांपल्स हैं वो भी मैं आपके लिए यहाँ पे लिख देती हूँ, जो इम्पोर्टेंट है, ठीक है, जिनमें आप कंफ्यूज हो सकते हैं। तो जैसे कि एक एग्जांपल है, इधर आता है मोम का पिघलना। क्या आता है, मोम का पिघलना जो है वो तो फिजिकल में जाएगा। और अगर आपको इसी में से दे दे कि मोम का जलना, ठीक है, तो मोम का जलना जो है, मोमबत्ती का जलना, ये आएगा केमिकल रिएक्शन में। तो इसमें क्या है, मोमबत्ती जल रही है और
ठीक है। तो मोम का जलना और मोम का पिघलना जब है वो क्या आ जाएगा, फिजिकल में आ जाएगा। तो ये एक एग्जाम्पल है जिसको देख के आपको कंफ्यूज कर सकता है एग्जामिनर। और रासायनिक में क्या आ जाएगा, जैसे मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम फीते का जलना है, ठीक है। तो जलने वाला जो वर्ड आ जाए, दहन आ जाए, तो यहाँ पे दहन आए, जलना आ जाए, तो आपको केमिकल रिएक्शन की तरफ ही जाना है, ठीक है। तो ये दो एग्जाम्पल हो गए, पटाखों का जलना, विस्फोट हो गया जैसे। और हमारे शरीर में होती है क्या, भोजन का पाचन होता है। तो भोजन का पाचन जो होता है उसमें क्या है, केमिकल रिएक्शन होती है, एंजाइम वगैरह यूज होते हैं। तो ये पाचन वाला एग्जाम्पल हो गया। फलों का सड़ना है, अंगूरों का किण्वन है, दूध से दही जो जमता है, दूध से दही जमता है, उसमें क्या होता है, तो दूध से दही जम गया तो हम दही से दूध तो वापस नहीं बना सकते ना, तो वापस नहीं बना सकते, इसलिए ये हो गया, ठीक है। केमिकल रिएक्शन हो गई, लैक्टोबैसिलस जो है बैक्टीरिया हम डालते हैं तब जाके ये जमता है, ठीक है। और इधर क्या एग्जाम्पल आ जाएंगे, तो जैसे बल्ब का जलना आ गया, भाप से जल बन गया, और जल से बर्फ़ बन गई, ये बता दिया आपको। नमक जो है या फिर शक्कर जो है उसको अगर हम पानी में घोल रहे हैं तो बाद में वापस से क्या है, इससे शक्कर नमक को निकालना मुश्किल है, तो ये हो गया। कांच का टूटना है, कागज़ या नोट का फटना हो गया। तो इस तरह से बेसिक एग्जाम्पल्स हैं इनके, तो ये आप देख सकते हैं। कोई ज़्यादा इसमें से क्वेश्चन आपसे टफ क्वेश्चन नहीं बनता है। अब एक ये एग्जाम्पल पूछा जाता है कभी कभी, कौन सा, धातुओं में जंग लगना। अब धातुओं में जंग लगना कौन सा है, तो जंग लगना फिजिकल है या फिर क्या है, केमिकल है। तो फिजिकल और केमिकल ये दोनों ही है, ठीक है। फिजिकल और केमिकल दोनों रिएक्शन इसमें होती है। लोहे में जंग लगता है, सॉरी फिजिकल है या केमिकल है, तो फिजिकल नहीं है यहाँ पे क्या है, केमिकल है। क्योंकि केमिकल क्यों है, क्योंकि जैसे कोई भी धातु है उसमें जंग लग रहा है, तो जंग लगने का मतलब क्या है कि वो किससे क्रिया कर रही है, ऑक्सीजन और नमी से, ठीक है। पानी से क्रिया कर रही है तो केमिकल रिएक्शन हो रही है, ठीक है। तो Fe2.XH2 इस तरह का फॉर्मूला होता है जंग का, ठीक है। और जंग से बचने के लिए ही हम क्या करते हैं, जो जिंक है उसकी परत चढ़ाते हैं। किसकी परत चढ़ाते हैं, जिंक की, जिसी को हम यशद लेपन बोलते हैं, या फिर क्या बोलते हैं इसको, गेल्वेनाइजेशन, ठीक है। गेल्वेनीकरण बोल देते हैं या फिर यशद लेपन हम इसको बोलते हैं, ठीक है। जिंक की परत चढ़ा देते हैं जंग से, किससे, जंग से बचने के लिए, ठीक है। तो ये आपका एक क्वेश्चन हो गया। अब तो ये रिएक्शन कैसे चलती है, जैसे Fe+O2+H2O, ठीक है। तो ये तो आयरन हो गया आपका, ठीक है, लोहा हो गया, इसमें ऑक्सीजन, और ये जल है, ठीक है, जल है, नमी है, इससे क्रिया कराई, तो ये अपने पास बन गया Fe2O3, ठीक है। तो ये अपने पास में बन गया आयरन ऑक्साइड, और इसी को हम बोलते हैं क्या, जंग, ठीक है। और जंग से बचने के लिए हमने जिंक की परत चढ़ा ली, या फिर ग्रीस जो है, ग्रीस की परत भी चढ़ा लेते हैं, पेंट कर देते हैं, ठीक है। तो ये सब क्या है, हम इससे बचने के लिए करते हैं। चलिए अब हम आगे चल सकते हैं। तो आगे जैसे हम देखते हैं कि जो नाइट्रोजन है, तो नाइट्रोजन जो है वो पानी से क्रिया करके क्या करता है, नाइट्रोजन जो है पानी से क्रिया करके क्या करती है, सॉरी सोडियम जो है पानी से क्रिया करके एक गैस बनाती है, हाइड्रोजन गैस बनाती है, जो क्या करती है, हाइड्रोजन गैस बनती है। इसके अलावा क्या बनेगा, तो इसके अलावा NaOH बनता है और कुछ ऊष्मा निकलती है, ठीक है। तो ये जो ऊष्मा निकलती है ये आग जैसी हमें दिखाई देती है, ठीक है। तो सोडियम का टुकड़ा अगर हम पानी में डालेंगे तो ये ऊष्मा निकलेगी, आग जैसा, चिंगारी जैसा आपको दिखाई देता है, ठीक है। तो ये बात हो गई। इसके बाद में हम एक चीज़ और देख सकते हैं कि अगर हम सिरके में क्या करें, खाने का सोडा मिला दें, क्या करें, सिरका जो है उसमें थोड़ा सा खाने का सोडा मिला दें, तो क्या बनता है अपने पास में, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस क्या बन जाता है, अन्य पदार्थ, ठीक है। तो सिरका का फॉर्मूला क्या है, तो सिरका जो है उसको हम एसिटिक अम्ल बोलते हैं, क्या बोलते हैं, सिरका को ही एसिटिक अम्ल बोलते हैं, ठीक है। तो सिरका का सूत्र यहाँ पे क्या हो जाएगा, CH3COOH,
और खाने का सोडा अपने पास हो जाएगा सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। तो इससे क्रिया कराएंगे तो ये CO2 तो बनेगा ही और बाकी का अदर प्रोडक्ट बचेगा। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, तो ये CO2 गैस बनती है और ये बुदबुदाहट के साथ निकलती है। तो बेसिक ये हो गया। तो 3 रिएक्शन मैंने आपको यहाँ बताई है, तो इनको आप देख सकते हैं। और एक और है, जैसे कॉपर सल्फेट है। ठीक है, क्या है? कॉपर सल्फेट है। उसकी क्रिया हम किससे कराते हैं? कॉपर सल्फेट की क्रिया अगर हम किससे कराते हैं? आयरन से कराते हैं। तो हमारे पास में बनता है FeSO4 आयरन सल्फेट प्लस ये कॉपर, और ये कॉपर जो बचता है ये भूरे रंग का होता है। ठीक है, तो भूरे रंग का होता है और कॉपर सल्फेट है ये। इसको ही क्या बोलते हैं हम? नीला थोथा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नीला थोथा। कॉपर सल्फेट किसको बोलते हैं? CuSO4 को बोलते हैं। CuSO4 कॉपर सल्फेट। ठीक है, तो लोहे की कील जो है उस पर भूरे रंग का निक्षेप मिलेगा। जैसे मान लीजिए कॉपर सल्फेट का विलयन है। ठीक है, नीले रंग का विलयन है। उसमें क्या करें आप? ये लोहे का कुछ डाल दें या फिर एक क्या डाल दें? ब्लेड डाल दें। तो ये जो ब्लेड आप थोड़ी देर बाद में निकालेंगे, इस पर क्या है? ये आयरन सल्फेट की परत चढ़ जाएगी और भूरे रंग का जो ये ब्लेड है, कील है, जो भी आप इसमें पानी में इसमें डालेंगे कॉपर सल्फेट के विलयन में, तो इस पर क्या है? भूरे रंग का निक्षेप जम जाएगा। तो ये कॉपर की परत होती है। भूरे रंग का परत जो होता है वो कॉपर की होती है। ठीक है, तो ये कॉपर वाला क्वेश्चन आपसे RPSC ने पूछा था पिछली बार। ठीक है, क्या पूछा था? जब एक लोहे की कील को कॉपर सल्फेट के विलयन में 20 मिनट तक डाल देते हैं तो फिर क्या होता है? 4 ऑप्शन दिए थे, तो उसमें आपको यही लगाना था कि लोहे की कील जो है उस पर भूरे रंग का निक्षेप जमता है और कॉपर सल्फेट जो है उसका रंग फीका पड़ जाता है। ठीक है, तो ये वाला ऑप्शन राइट करना था। और फिर एक पूछा था आपसे आयरन ऑक्साइड का जंग का सूत्र, तो आयरन ऑक्साइड हो गया। तो ये भी RPSC ने पूछा था। इसके अलावा जो है भौतिक परिवर्तन का एग्जाम्पल पूछा था, तो नमक का पानी में घुलना हो गया। ठीक है, रासायनिक परिवर्तन, तो रासायनिक परिवर्तन क्या हो गया? सब्जी से क्या है? सब्जी को पका रहे हैं तो क्या कर रहे हैं? पक रही है सब्जी। पहले कच्ची सब्जी थी, फिर वो पक गई, तो फिर क्या है? हो गया, उससे चेंज हो गई पूरी, तो वो रासायनिक परिवर्तन में हो जाएगा। ठीक है, अब एक वर्ड और आता है आपके पास, क्या? विकृत गंधिता। तो विकृत गंधिता क्या होती है? तो विकृत गंधिता बैड स्मेल, रेंसिडिटी जो होती है, ये क्या होती है? जिससे कोई भी अपने क्या करते हैं, खाद्य सामग्री होती है तेल से युक्त, ठीक है, तेल से घी से युक्त जो भी सामग्री होती है खाने की, उसको क्या है? ऑक्सीजन के संपर्क में अगर वो आ जाती है ज़्यादा लंबे समय तक, तो उसका ऑक्सीडाइजेशन हो जाता है, ऑक्सीकरण हो जाता है। ऑक्सीडाइजेशन के बाद में क्या है? वो ख़राब हो जाती है, उसमें बदबू आने लग जाती है। तो उससे बचने के लिए हम क्या करते हैं? उसमें नाइट्रोजन गैस भरते हैं। क्या करते हैं? नाइट्रोजन गैस भरते हैं। किसमें? विकृत गंधिता से बचाने के लिए। और किस में भरते हैं? तो जो आपकी चिप्स आती है, ठीक है, तो चिप्स की थैली में हम नाइट्रोजन गैस भरते हैं। इतना आप याद रख सकते हैं। तो ऑक्सीजन से बच जाती है ये, इसीलिए ये चिप्स की थैली आपने देखी होंगी। चिप्स की पैकेट तो इतना बड़ा सा लगता है, लेकिन उसमें चिप्स थोड़ी सी निकलती है, तो वो गैस भरी रहती है N2, ताकि वो लंबे समय तक ख़राब ना हो। ठीक है, अब कुछ केमिकल रिएक्शंस हैं, जैसे कि आपको बार बार परेशान कर रही होंगी, ये संयोजन, वियोजन, विस्थापन और है द्विविस्थापन। ठीक है, तो ये 4 मेनली हैं आपके पास में। तो इनको हम कैसे देख सकते हैं कि संयोजन को तो नाम से ही दिख रहा है कि 1 और 1 मिलके 2 हो जाएंगे। ठीक है, तो 2 चीज़ें हैं, तो अलग अलग थी, साथ में हो गई, तो ये बन गया। इसके बाद में वियोजन में क्या होगा? 2 एक साथ रहेंगी, तो वो क्या है? अलग अलग टूट जाएंगी, तो ये वियोजन हो गया। ठीक है, तो 2 चीज़ें थी, मतलब एक चीज़ थी, वो टूट के 2 में हो गई, तो वियोजन हो गया। ठीक है, वियोजन को ही अपघटन बोलते हैं। ठीक है, विस्थापन में क्या होगा? विस्थापन में अधिक क्रियाशील तत्व जो है वो क्या है? कम वाले को विस्थापित करेगा, अधिक वाला क्या करेगा? कम वाले को विस्थापित कर देगा, रिप्लेस कर देगा। ठीक है, तो ये विस्थापन में हो गया। और द्विविस्थापन में क्या होगा? अभिकारक और जो अभिकारक के बीच आयनों का आदान प्रदान हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें जो है दोनों की पोजीशनिंग चेंज हो जाएगी। तो जैसे कि अब हम इनके एक एक एग्जाम्पल लेके समझते हैं, तो आपको जल्दी से समझ में आ जाएगा। ठीक है,
तो संयोजन में तो देखिए, संयोजन में हम ये इसका एग्जाम्पल लिख सकते हैं, जैसे कार्बन है, कार्बन प्लस ऑक्सीजन, तो कार्बन प्लस ऑक्सीजन क्या हो गया, CO2 बन गया अपने पास, ठीक है। और जैसे कि अपने पास है क्या, ये है CaO प्लस H2O है, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस जल है, तो इसको रिएक्शन कराते हैं तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है और ऊष्मा निकलती है, ठीक है। तो ये हो गया। ऐसे ही 2Mg है प्लस O2 है अपने पास में, तो ये क्या हो जाएगा, 2MgO हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या था, क्या समझ आया, दो अलग अलग थे और ये एक बन गए, तो ये एक हुआ, ये भी एक हो गया, ये एक हो गया, ठीक है। अब वियोजन में देखते हैं, तो वियोजन में इसका जस्ट अपोजिट हो जाएगा। तो संयोजन को ही क्या बोलते हैं, एडिशन बोल लीजिए आप, ठीक है, एडिशन बोल लो, या फिर क्या बोल लीजिए, इसको आप बोल सकते हैं संयोजन के साथ में योगात्मक, क्या बोल सकते हैं, इसको योगात्मक भी बोला जा सकता है, एडिशन हो रहा है इसलिए, और यहाँ वियोजन हो रहा है इसलिए इसको अपघटन बोल सकते हैं, ठीक है। तो अपघटनी क्रिया हो गई। अब इसके एग्जाम्पल क्या है, तो इसका एग्जाम्पल आ जाएगा CaCO3। CaCO3 क्या है, ये है चूना पत्थर, ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट है, चूना पत्थर इसको हम बोलते हैं जनरली। अब ये क्या है, यहाँ से ये कैल्शियम CaO तो अलग हो जाता है और इधर जो है CO2 बचती है, तो ये CO2 अलग हो गई, तो ये दो, मतलब एक था पहले ओनली, ठीक है, तो ये CO3 था और इधर दो बन गए, तो ये दो बन गए, ठीक है। तो ये A मान लो, ये B मान लो, इस तरह से आप बना लो ये, ठीक है। तो जैसे भी आपको समझ आए वो आप कर लेना, इसमें कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है। ऐसे ही यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो ये जो है CaO ये वाला ही है, ठीक है, तो इसको क्या बोलते हैं, बिना बुझा हुआ चूना बोलते हैं अपन, क्या बोलते हैं, बिना बुझा चूना बोलते हैं, ये कभी कभी पूछता है, ठीक है। और इसको क्या बोलते हैं, चूना पत्थर, ठीक है। चलिए अब एक और एग्जांपल इसका हम देख सकते हैं, जैसे 2AgCl है, तो इसका क्या हो जाएगा, 2Ag हो जाएगा और Cl हो जाएगा, Cl2, और ये किसकी उपस्थिति में होती है, तो ये सूर्य की उपस्थिति में होती है, ठीक है, प्रकाश की उपस्थिति में होती है, ठीक है। ये हो गया। अब विस्थापन में क्या होगा, विस्थापन में जो है अपने पास में हमने देखा था Fe + CuSO4 वाला एग्जाम्पल, तो इसमें जो है ये Fe और Cu जो है ये क्या है, तत्व हैं। अब इनमें क्या है, ये Fe जो है ये ज़्यादा क्रियाशील है, तो ये जो Cu है इसको स्थापित कर देगा, मतलब रिप्लेस कर देगा, तो इसकी जगह ये आ जाएगा और ये इधर आ जाएगा, तो क्या आ जाएगा अपने पास में, Cu आ जाएगा अलग से, प्लस ये आ जाएगा FeSO4, ठीक है। तो इस तरह से ये रिएक्शन हो जाएगी। एक रिएक्शन और हम देख सकते हैं इसी तरह से, तो Zn है प्लस CuSO4 है, तो ZnSO4 में भी, इसमें भी क्या हो जाएगा, तो ये Zn जो है इसके साथ आ जाएगा SO4 के साथ, तो ZnSO4 प्लस कॉपर, तो इस तरह से ये रिएक्शंस चलेंगी, ठीक है। अब द्विविस्थापन में क्या होगा, तो द्विविस्थापन और विस्थापन में थोड़ा सा ही डिफरेंस है, तो क्या डिफरेंस है, तो जैसे यहाँ पे देखिए Na2SO4 है, ठीक है, Na2SO4 है प्लस BaCl2 है, तो अब इससे क्या होगा अपने पास में, यहाँ से हो जाएगा ये Ba जो है ये SO4 के साथ चला जाएगा, और इधर क्या बच गया, तो BaSO4 हो गया, और क्या बचा फिर, ये Na बचा और Cl, अब दो दो अणु हैं तो ये हो जाएगा 2NaCl, तो इसमें पूरा ही चेंज हो गया, ठीक है। तो दोनों यहाँ पे केमिकल रिएक्शन के अकॉर्डिंग चलता है, आयनों का आदान प्रदान होता है, ठीक है। तो ये इसका एग्जाम्पल हो गया। ऐसे ही एक और एग्जाम्पल देख लो आप, AgNO3 प्लस KCl, तो इसमें क्या हो जाएगा, ये Ag जो है के इसके साथ क्रिया कर लेगा और ये KNO3 आ जाएगा, तो आ जाएगा AgCl प्लस KNO3, ठीक है। तो ये सब आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद में हम दो रिएक्शंस और हैं, कौन सी, ऊष्माक्षेपी और ऊष्माशोषी। कौन सी है, ऊष्माक्षेपी है और है ऊष्माशोषी। तो ऊष्माक्षेपी में क्या होता है, ऊष्माक्षेपी को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, एक्सोथर्मिक बोलते हैं, क्या बोलते हैं, एक्सोथर्मिक रिएक्शन बोलते हैं। इधर ऊष्माशोषी को क्या बोलते हैं, एंडोथर्मिक, ठीक है।
एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक हो गई ये रिएक्शंस, ठीक है। अब ऊष्माक्षेपी में क्या आएगा, तो ऊष्माक्षेपी में अपने पास में आएगा कि इसमें उत्पाद के साथ में क्या है, ऊष्मा भी उत्पन्न होती है। क्या होता है, इसमें ऊष्मा उत्पन्न हो जाती है। जैसे हम रिएक्शन कराते हैं ना, तो ऊष्मा यहाँ पे उत्पन्न हो जाती है। और ऊष्माशोषी में क्या होता है, ऊष्माशोषी में जो है हमें ऊष्मा देनी पड़ती है, हीट जो है हमें देनी पड़ती है, यहाँ पे देनी पड़ती है, ताप देना पड़ता है, ठीक है। तो इस तरह से बात चलती है। अब इनके कुछ एग्जाम्पल है, 3-4 एग्जाम्पल है, उन्हीं में से प्रश्न पूछा जाता है जनरली। तो एग्जाम्पल्स में पहला एग्जाम्पल है ये CaO वाला प्लस H2O, जो अभी हमने ऊपर देखा है। तो क्या बनता है इसमें, CaOH2 बनता है, प्लस यहाँ पे ऊष्मा निकलती है, हीट, ठीक है। तो ऊष्मा उत्पन्न होती है, यहाँ पे ये हीट उत्पन्न हो गई, ऊष्मा उत्पन्न हो गई। तो ये इसका एग्जाम्पल हो गया। और ये तो क्या था, ये जिसमें हाइड्रोजन नहीं है, CaO है, ये तो बिना भुजा चूना है, ठीक है, बिना भुजा चूना है। और ये वाला कौन सा है, तो ये है भुजा चूना। इनके दोनों के फॉर्मूले भी कई बार पूछे गए हैं। और एग्जाम्पल कौन सा है, तो ऊष्मा निकलती है, हीट निकलती है, तो ये है ऊष्माक्षेपी का एग्जाम्पल। नेक्स्ट अपने पास में आता है एग्जाम्पल इसका ही, क्या आता है, मेथेन का दहन। क्या आता है, मेथेन जो है उसका दहन। अब दहन मतलब क्या है, O2 से रिएक्शन कराना, ठीक है, O2 ऑक्सीजन से क्रिया कराना है। तो मेथेन का फॉर्मूला बताया था आपको, CH4 प्लस ऑक्सीजन से क्रिया करा दो, तो क्या बन जाएगा अपने पास में, ये बन जाएगा CO2 प्लस 2H2O प्लस हीट, ठीक है। तो इस तरह से ये चलती है। अब इसको बैलेंस करना पड़ेगा। अब बैलेंस करने के लिए तो थोड़ा सा और अच्छे से समझाना पड़ेगा। तो अब आपको लास्ट टाइम है, ज़्यादा परेशान नहीं हो, तो यहाँ पे अपन 2 लगा लेते हैं। तो अभी अपनी बैलेंस हो चुकी है, ठीक है। तो आपको याद रखना है कि प्राकृतिक गैसों का दहन, और स्पेशली जो आ जाए प्राकृतिक गैस में मेथेन का दहन, ठीक है। और ये किसका है, बिना बुझे चूने वाली हो गई एक रिएक्शन, एक प्राकृतिक गैस का हो गया, और एक अपने पास आती है श्वसन। श्वसन वाली जो रिएक्शन होती है अपनी, वो वाली रिएक्शन आ जाएगी। उसमें क्या है, ग्लूकोज की क्रिया होती है। तो ग्लूकोज से क्या बनता है, ग्लूकोज से अपने पास में क्या बन जाता है, CO2 प्लस H2O प्लस हीट आ जाती है, ठीक है। तो इस तरह से चलती है। अब ऊष्माशोषी में देखते हैं। तो ऊष्माशोषी में जैसे कि हम खाना पका रहे हैं, ठीक है, तो खाना पका रहे हैं तो उसमें क्या है, हीट आपको देनी पड़ रही है, गैस ऑन करनी पड़ रही है, तब जाके बन रही है। चाय बना रहे हैं, ठीक है, तो जो भी आप काम कर रहे हैं हीट देनी पड़ रही है, वो सब इसमें ऊष्माशोषी एंडोथर्मिक में चली जाएंगी। अब इसका एग्जाम्पल क्या है, तो इसके एग्जाम्पल है सबसे फेमस प्रकाश संश्लेषण की क्रिया। कौन सी है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया है, ठीक है। तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया जो है, इसकी अब रिएक्शन भी देख लेते हैं। तो इसमें क्या होता है, ये कार्बन डाइऑक्साइड प्लस ये जल, और क्या है, सूर्य का प्रकाश रहता है, ठीक है। तो इनसे मिलके क्या बनता है अपने पास में, C6H12O6, और ऑक्सीजन गैस बनती है। तो ये अपने प्रकाश संश्लेषण की क्रिया है। तो यहाँ पे आपने जो सूर्य का प्रकाश दिया वही क्या है, ऊष्मा है, हीट है। तो ये हमें देनी पड़ी, तब जाके ये हमारे पास में बना है, ठीक है। तो ये इसका एग्जाम्पल हो गया। इसी तरह से जो हमने एक रिएक्शन देखी थी, कौन सी, CaCO3 प्लस हीट उसको दे रहे थे, तो क्या बन रहा था अपने पास, CO2 बन रहा था और CaO बन रहा था, ठीक है। तो ये इसके एग्जाम्पल्स हुए। और एक लास्ट एग्जाम्पल और देख लेते हैं। क्या देख लेते हैं, 2FeSO4 है मान लीजिए, और उसको अगर हम हीट दे रहे हैं तो क्या बनेगा अपने पास में, Fe2SO3 बन जाएगा प्लस SO2 बन जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से ये आप रिएक्शंस देख सकते हैं। तो ये बेसिक मैंने आपको बातें बता दी हैं। एक्सोथर्मिक में, एंडोथर्मिक में एग्जाम्पल्स बता दिए हैं। लगभग NCERT में इतना ही दिया गया है, इतने से आपका काम चल जाएगा। फिर अपने पास में आता है ऑक्सीकरण और अपचयन। क्या आता है, ऑक्सीकरण ऑक्सीडाइजेशन, और इधर आता है अपचयन रिडक्शन, ठीक है। तो ऑक्सीकरण और अपचयन क्या होता है, तो ऑक्सीकरण जो है
इसमें क्या होता है अपने पास, ऑक्सीजन की तो वृद्धि होती है, ठीक है, ऑक्सीजन की तो वृद्धि होती है लेकिन हाइड्रोजन की कमी होती है। सिंपल बता रही हूँ मैं आपको, ज़्यादा डिटेल में जाने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो और इसमें जस्ट अपोजिट हो जाता है, ऑक्सीजन की तो कमी हो जाती है और हाइड्रोजन की वृद्धि हो जाती है, ठीक है। अब हम एक एग्जाम्पल से देखते हैं। जैसे 2Cu + O2 है और इसको हम हीट दे रहे हैं तो क्या हो जाएगा अपने पास में, 2CuO हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हुआ, जो ये दो यहाँ पे Cu था आपके पास, ये कॉपर था, ये क्या हुआ यहाँ पे इसमें O भी आ गया तो यहाँ पे ऑक्सीजन ऐड हो गया। तो यहाँ पे कॉपर जो है इसका क्या हो गया यहाँ पे, अब क्या हो गया, ऑक्सीकरण हो गया। ऑक्सीकरण बोल दो या फिर ये अपचयन भी दे देता है, ठीक है, अपचयन, ऑक्सीडाइजेशन और इधर रिडक्शन, ठीक है। अब इधर वाला एग्जाम्पल देखते हैं। तो यहाँ पे आ जाएगा CuO और इसकी क्रिया कराई हमने हाइड्रोजन से, तो हाइड्रोजन से कराई तो क्या बना अपने पास, कॉपर अलग और इधर क्या हो गया, H2O, जल निकल गया। तो फिर क्या हो जाएगा, जैसे यहाँ पे CuO था, अब यहाँ पे कॉपर ऑक्साइड था, लेकिन यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे ओनली कॉपर रह गया। तो यहाँ पे क्या हो गया, ऑक्सीजन नेगेटिव, मतलब एक ऑक्सीजन की कमी हो गई। तो यहाँ पे ये क्या हो रहा है, अपचयन हो रहा है, ठीक है। ऐसे ही एक एग्जाम्पल और देखते हैं दोनों का। जैसे इधर है 2Mg + O2, तो क्या बनेगा अपने पास में, 2MgO बन जाएगा। अब यहाँ पे Mg था ओनली, यहाँ पे ऑक्सीजन जुड़ गया तो यहाँ पे मैग्नीशियम का क्या हो गया, ऑक्सीकरण हो गया। सेम एग्जाम्पल इधर देखते हैं, 2HgO आता है, इसको गर्म किया हमने तो यहाँ पे अपने पास आ जाएगा 2Hg + O2। तो यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे पहले ऑक्सीजन था किसके साथ में, Hg के साथ, मरकरी के साथ, लेकिन यहाँ पे ओनली ये हो गया। तो यहाँ पे ऑक्सीजन की कमी हो गई, यहाँ पे भी कमी हो गई, यहाँ पे ऐड हो गया। तो इस तरह से आप देख सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। अब आती है रेडॉक्स अभिक्रिया। अब रेडॉक्स क्या होती है, तो रेडॉक्स में क्या हो जाता है, रेडॉक्स रिएक्शन में ऑक्सीकरण भी होता है और अपचयन भी होता है। क्या होता है, ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों होते हैं इसमें, ठीक है। तो उसको क्या बोलते हैं, रेडॉक्स अभिक्रिया बोल देते हैं हम, ठीक है। तो इसमें एक अभिकारक तो अपचयित होता है, दूसरा अपचयित होता है, ठीक है। जैसे कि एक एग्जांपल लिखती हूँ मैं आपके लिए, CuO + H2, ठीक है। तो क्या बनता है अपने पास, कॉपर + H2O। अब यहाँ पे देखो, ये CuO जो है यहाँ पे जाके क्या हो रहा है, कमी हो रही है, तो ये -O हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे तो क्या हो गया, माइनस में O होता है, तब क्या होता है, उपचयन होता है, ठीक है। उपचयन को ही क्या है, सॉरी, माइनस होता है तब क्या होता है, अपचयन होता है, रिडक्शन होता है, ठीक है। तो ये अपचयन हो गया। और इधर जो हाइड्रोजन है इसमें ऑक्सीजन ऐड हो गया, तो ऑक्सीजन ऐड हो गया मतलब क्या हो गया अपने पास में, इसका उपचयन हो गया, ऑक्सीडाइजेशन हो गया, ऑक्सीकरण हो गया। तो इसमें इस एग्जाम्पल में दोनों ही रिएक्शन हो रही थी, ऑक्सीकरण भी, ऑक्सीकरण को ही अपचयन बोल रहे हैं और यहाँ पे अपचयन भी हो रहा है। तो दोनों एग्जाम्पल दोनों रिएक्शन एक साथ होती है, तो इसको बोलते हैं हम रेडॉक्स अभिक्रिया, ठीक है। तो ये हो गया एक एग्जाम्पल। एक और एग्जाम्पल मैं आपके लिए लिख देती हूँ यहाँ पे, ZnO + कार्बन। तो ये बन के क्या मिलता है, Zn + CO। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये ZnO में यहाँ पे ऑक्सीजन की कमी हो गई और यहाँ पे ऑक्सीजन की वृद्धि हो गई, ठीक है। तो सेम इसकी तरह ही चल रहा है, यहाँ पे तो अपचयन हो गया अपने पास में और यहाँ पे उपचयन हो गया, मतलब ऑक्सीडाइजेशन हो गया, ठीक है। तो ये रेडॉक्स एग्जाम्पल हो गए रेडॉक्स के, ठीक है। तो ये चैप्टर भी आपका कंप्लीट होता है। अब आते हैं हम अपने चैप्टर नंबर 3 की तरफ, जिसका नाम है, सभी को पता ही होगा, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स। क्या है, कार्बन और इसके यौगिक, ठीक है।
तो इसके बारे में देखना है। अब कार्बन जो है थोड़ा सा तो हमने पढ़ ही लिया है, तो कार्बन का प्रतीक आपको पता चल गया, C होता है, ठीक है, कैपिटल C लिखते हैं यहाँ पे। और इसका परमाणु क्रमांक कितना होता है, तो परमाणु क्रमांक इसका होता है एटॉमिक नंबर 6। और परमाणु भार जो है या द्रव्यमान वर्ड है तो वो कितना होता है, 6 का डबल 12, ठीक है। तो ये दोनों चीज़ आपको पता ही थी। प्रोटॉन पूछे तो प्रोटॉन क्या हो जाएगा, परमाणु क्रमांक जो है वही प्रोटॉन है, तो प्रोटॉन 6 हो जाएंगे। और न्यूट्रॉन कितने हो जाएंगे, तो न्यूट्रॉन हो जाएंगे कितने, 6, ठीक है। तो प्रोटॉन 6 और न्यूट्रॉन 6, इलेक्ट्रॉन तो सेम ही होते हैं, प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन, तो 6 हो जाएंगे। अब इसकी संयोजकता की बात करते हैं, ठीक है, संयोजकता की बात करते हैं। तो संयोजकता जो है ये कितनी होती है, इसकी 4 होती है, 4 होती है, ठीक है। चतुसंयोजी होता है, 4 से जुड़ सकता है ये, ठीक है। ऐसे हम इसको लिख सकते हैं, 4 जो है अन्य बंदों से 4 इलेक्ट्रॉन की साझेदारी करता है, ठीक है। सिंपल भाषा में ये समझिए कि 4 इलेक्ट्रॉनों की क्या करता है, ये साझेदारी करता है, पार्टनरशिप करता है, ठीक है। तो 4 से ये जुड़ सकता है, ठीक है। इसके बंध कोण की बात की जाए तो एंगल की बात की जाए तो कितना होता है, 109 डिग्री और 28, ठीक है। तो 109 डिग्री 28, तो ये इसका क्या होता है, बंध कोण होता है। तो ये सब हमने बेसिक इसके बारे में देखा। अब कार्बन के अपर रूप देखने हैं। तो कार्बन के अपर रूप क्या होते हैं, तो अपर रूप में क्या आ जाएगा आपके पास में, 2 पार्ट में हम इसको ब्रेक करते हैं। क्या ब्रेक करते हैं, पहले तो आता है क्रिस्टलीय, क्या आता है, क्रिस्टलीय अपर रूप। और दूसरे नंबर पे इधर आ जाएगा अक्रिस्टलीय, क्या आ जाएगा, क्रिस्टलीय आ गया, अक्रिस्टलीय आ गया। अब क्रिस्टलीय में क्या हो जाएगा, इनका तो फिक्स्ड क्या होगा, स्ट्रक्चर होगा। क्रिस्टलीय में क्या हो जाएगा, फिक्स स्ट्रक्चर हो जाएगा, ठीक है। और इसमें क्या हो जाएगा, नॉन फिक्स्ड हो जाएगा, कोई फिक्स्ड स्ट्रक्चर यहाँ पे बात नहीं की जाएगी, ठीक है। अब क्रिस्टलीय में क्या क्या एग्जाम्पल है, एक तो हमें पढ़ना है क्या, हीरा, ठीक है। दूसरा नंबर पे हमें ग्रेफाइट पढ़ना है और थर्ड नंबर पे हमें फुलरिन पढ़ना है, ठीक है। तो तीनों पढ़ने हैं। और इधर क्या आ जाएगा, कोई फिक्स्ड पैटर्न नहीं है, तो इधर आ गया काजल, कोयला, कोक, चारकोल। तो ये सब क्या है, इसके एग्जाम्पल है, ठीक है। अक्रिस्टलीय के ये हमें ज़्यादा डिटेल में नहीं पढ़ना, हमारे सिलेबस में तो यही है, इसी से ज़्यादातर क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो हम यही देखेंगे, ठीक है। तो हीरे के बारे में चलिए सबसे पहले देखते हैं। तो हीरा जो है ये क्या होता है, सबको पता है, इंग्लिश में तो डायमंड बोलते हैं इसको, ठीक है। अब हीरा जो है ये क्या है, कार्बन का प्रत्येक परमाणु इसमें 4 अन्य कार्बन से जुड़ सकता है, क्या कर सकता है, 4 अन्य कार्बन से ये जुड़ सकता है, ठीक है, हीरे वाला तो। और ये चतुष्फलकीय संरचना हो जाएगी, कितनी हो जाएगी, चतुष्फलकीय हो जाएगी इसका स्ट्रक्चर, ठीक है। और इसके कार्बन कार्बन के बीच की दूरी कितनी हो जाएगी, कार्बन कार्बन बॉन्ड के बीच की दूरी अगर पूछ ले आपसे डायरेक्ट तो आपको बतानी है 1.54 एंगस्ट्रॉम, कितनी बतानी है, 1.54 एंगस्ट्रॉम बतानी है, ठीक है। या फिर आपको बतानी है 154 पिकोमीटर, ठीक है, पीएम आ जाए तो ये है पिकोमीटर, ठीक है। अब हम आगे बात करते हैं। तो आगे क्या है अपने पास, ये क्या होता है, हीरा जो है विद्युत का कुचालक होता है, किसका, विद्युत का, तो ये कुचालक होता है, ठीक है। विद्युत का कुचालक होता है क्योंकि इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं होता, फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं है, चारों जो है कार्बन की ये बैलेंस ही है, ये चारों ही अगर किसी से जुड़ी हुई है तो फ्री इलेक्ट्रॉन ही नहीं है, तो फ्री इलेक्ट्रॉन अगर नहीं होता है तो वो क्या हो जाता है, कुचालक हो जाता है, ठीक है। तो हीरा क्या हो गया, विद्युत का कुचालक हो गया। संकरण पूछे तो sp3 संकरण आपको याद रखना है, अभी क्या होता है क्या नहीं होता, ये अभी आप डिटेल में नहीं जाएं तो अच्छा रहेगा। इसका गलनांक पूछ सकता है आपसे, तो हीरे का गलनांक जो है ये होता है 3843 केल्विन, ठीक है। ताप की ये होती है केल्विन ऐसा यूनिट, तो 3843 हो गया। विशिष्ट घनत्व इसका होता है कितना, तो विशिष्ट घनत्व इसका होता है अपने पास में 3.51, ठीक है। तो ये हमने हीरे की बात कर ली। इसका यूज़ कहाँ पे होता है, तो यूज़ भी मैं आपके लिए यहाँ पे लिख देती हूँ। तो यूज़ होता है कांच
और पत्थर को काटने में, ठीक है, कांच और पत्थर को काटने में इसका यूज़ होता है। इसके अलावा फोनोग्राम की जो सुई है वो बनाने में यूज़ होता है, फोनोग्राम की सुई में यूज, ठीक है। और एक और एग्जाम्पल है जो तो आपको सबको पता ही है, क्या है, रत्न और आभूषण बनाने में, ठीक है। तो रत्न और आभूषण बनाने में यूज़ होता है। तो ये इसके यूज़ हैं, ठीक है। इसके बाद में हीरे के बाद में हमें पढ़ना है किसके बारे में, ग्रेफाइट के बारे में। तो ग्रेफाइट जो है ये क्या होता है, ये 3 कार्बन से जुड़ा होता है, ठीक है, 3 अन्य कार्बन से जुड़ा होता है ये। तो इसमें क्या आ जाएगा, एक फ्री इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, फ्री इलेक्ट्रॉन आ गया, एक फ्री इलेक्ट्रॉन आ गया, तो फिर ये क्या हो जाएगा, विद्युत का सुचालक हो जाएगा, ठीक है। तो विद्युत का सुचालक हो गया ये, ठीक है। 2 चीज़ें हमें पता चल गई। संकरण पूछ ले तो sp2 है, इसमें कौन सा था, हीरे में sp3 था, यहाँ पे sp2 है संकरण, ठीक है। अब आपसे पूछे क्या, 2 परतों के बीच की दूरी क्या है, इसमें आ जाएगी परत, ठीक है, परत आ जाएगी। और ये 3 कार्बन जो है यहाँ पे चतुष्कोणीय की जगह षटकोणीय, किससे, षटकोणीय वलय संरचना बनाएंगे यहाँ पे, ठीक है। और इसमें क्या होता है, एक डबल बॉन्ड आता है, क्या आता है, एक डबल बॉन्ड आता है, द्विबंध आता है, ठीक है। तो ये बात आपको पता चल गई। अब 2 परतों के बीच की दूरी मैं आपको बता रही थी, तो 2 परतों के बीच की दूरी इसमें क्या हो जाएगी, ये आ जाएगी अपने पास 3.40 एंगस्ट्रॉम, कितनी, 3.40 एंगस्ट्रॉम आ जाएगी। ये सुचालक हो ही गया फ्री इलेक्ट्रॉन के कारण। और ये क्या होता है, काले धूसर रंग का होता है, कौन से रंग का होता है, तो ये होता है काले धूसर रंग का होता है, ठीक है, चमकदार होता है और चिकना होता है, फिसलता है, ठीक है। तो ये सब क्या है, इसके गुण हैं, ऐसे समझ लीजिए। हमसे तो ज़्यादातर यूज़ से ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो यूज़ में आ जाएगा जो पेंसिल होती है आपकी पेंसिल, तो उसमें ये यूज़ होता है, ठीक है। तो पेंसिल में है, शुष्क स्नेहक में है ये, ठीक है। इसके अलावा इलेक्ट्रोड बनाने में है, इलेक्ट्रोड भी इससे बनाए जाते हैं। फिर आता है नाभिकीय परमाणु भट्टी में, किस में, नाभिकीय की परमाणु भट्टी में इसका यूज हो जाएगा, किसके रूप में, मंदक के रूप में, ठीक है, मंदक के रूप में यूज हो गया, किसमें, परमाणु भट्टी में। और ये क्या है, सबसे स्थायी है, क्या है ये, सबसे स्थायी है, किसमें, ऊष्मागतिक रूप में, ठीक है, अपर रूपों में। थर्ड नंबर पे अपने को पढ़ना है क्या, फुलरिन। अब फुलरिन जो है ये क्या है, तो फुलरिन में अपने पास में आ जाएगा क्या, इसकी संरचना जो है फुटबॉल की तरह होती है, ठीक है, फुटबॉल की तरह होती है या फिर जियोडेसिक गुंबद की तरह होती है, ठीक है। तो ये इसकी संरचना हो गई। अब इसका नाम किसने दिया था, तो नाम इसका दिया था बकमिंस्टर फुलरिन ने, ठीक है। तो बकमिंस्टर फुलरिन जो था वैज्ञानिक थे, सॉरी वास्तुकार थे, ये कौन थे, ये अमेरिका के वास्तुकार थे, और इन्होंने ये नाम दिया इसका, इसीलिए इसका नाम क्या हो गया, ये फुलरिन, ठीक है, इनके नाम पे फुलरिन से ये फुलरिन नाम आ गया। और सर्वाधिक स्थायी फुलरिन अगर आपसे पूछा जाए तो सर्वाधिक स्थायी फुलरिन में अपने पास में क्या आ जाएगा, तो ये आ जाएगा C60 बकीबोल, क्या आ जाएगा, C60 बकीबोल अपने पास में ये आ जाएगा, ठीक है, C60 बकीबोल आ गया। अब हम इसके कार्बन कार्बन बॉन्ड के बीच की लंबाई देख लेते हैं। तो इसकी लंबाई आती है अपने पास कितनी, 1.40 एंगस्ट्रॉम, कितनी, 1.40 एंगस्ट्रॉम। संकरण इसमें भी सेम है, sp2 संकरण है, किसकी तरह, हीरे की तरह, सॉरी ग्रेफाइट की तरह, ठीक है। और हीरे का कितना था, हीरे का था अपने पास sp3, ठीक है। और ये क्या होता है, ये विद्युत का कुचालक होता है, ठीक है, ये भी क्या होता है, विद्युत का कुचालक होता है। सर्वाधिक स्थायी आपको बता ही दिया है, C60 बकीबोल होता है। और इसमें कितने होते हैं, तो इसमें 32 फलक होते हैं, 32 फलक होते हैं इसमें। और इसमें से जो 20 हैं वो तो क्या होते हैं, षटकोणीय होते हैं, 20 तो क्या हो जाते हैं, षटकोणीय हो जाते हैं। और 12 जो हैं वो पंचकोणीय होते हैं। तो षटकोणीय कितने हो गए, 20 हो गए, और पंचकोणीय 12 हो गए। तो 12 और 20 मिला के ये 32 फलक इसमें टोटल होते हैं।
अब हम लास्ट जो है अपना यूज़फुल पार्ट, तो यूज़ देखते हैं जिससे एग्जामिनर ज़्यादा क्वेश्चन पूछता है। 4-5 यूज हैं, यही एनसीईआरटी में लिखे हैं, तो इसी में से वो पूछेगा आपसे। तो पहला है प्राकृतिक गैस के शुद्धिकरण में, क्या हो गया, पहला तो प्राकृतिक गैस के शुद्धिकरण में हो गया। दूसरे नंबर पे अपन लिख सकते हैं आणविक बेयरिंग में, क्या आ जाएगा, आणविक बेयरिंग में इसको यूज कर लेते हैं। फिर हम लिख सकते हैं इसको क्या है, उच्च ताप पे गर्म करके अतिचालक के कारण भी यूज कर लेते हैं। हाई टेम्परेचर पे इसको गर्म करके भी हम अतिचालक के रूप में इसको यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। और ग्रेफाइट को इलेक्ट्रॉनिक आर्क की उपस्थिति में गर्म करके अक्रिय गैस बना सकते हैं, फुलरिन प्राप्त हो जाता है। तो ये सब हमने इसके यूज़ देख लिया, अपर रूप कंप्लीट अपने। अब आपके पास में ये पूछा जा सकता है कि जो कार्बन के कुछ यौगिक हैं, ठीक है, तो कार्बन के कुछ यौगिक के गलनांक और क्वथनांक का क्रम पूछ सकता है आपसे। क्या पूछ सकता है, गलनांक और क्वथनांक जो है उसका क्रम पूछा जा सकता है, ठीक है। तो गलनांक और क्वथनांक का क्रम आपको याद रखना है। एसिटिक अम्ल, पहले मैं नाम लिख देती हूँ, एसिटिक अम्ल, क्लोरोफॉर्म, एथेनॉल और क्या है, मेथेन। तो ये 4 आपको देखने हैं, इन्हीं का पूछा जाएगा क्योंकि ये आपके एनसीईआरटी में भी यही है और आरबीएससी में भी यही है, तो इससे बाहर नहीं पूछेगा, वो इन्हीं में से ऑप्शन बनाएगा आपके। तो ज़्यादा परेशान नहीं होना है, ठीक है। तो एसिटिक अम्ल, अब इसमें आपको थोड़ा सा ये याद रखना पड़ेगा कि गलनांक का क्या क्रम है और क्वथनांक का क्या है। तो मैं इनको शॉर्ट में लिखती हूँ। एसिटिक अम्ल के लिए मैं यहाँ पे लिखती हूँ ए सी, ठीक है, क्लोरोफॉर्म के लिए सी, एथेनॉल के लिए ए और मेथेन के लिए एम। तो अब हमें इसको याद रखना है। तो गलनांक में तो आएगा अपने पास, गलनांक का आएगा ACCAM, क्या आएगा, ACCAM। तो AC से तो ये एसिटिक अम्ल हो गया, C से क्लोरोफॉर्म, देन आ जाएगा एथेनॉल और फिर आएगा मेथेन, ठीक है। तो इस तरह से ये चलेगा अपने पास में गलनांक का क्रम, ठीक है। तो मैक्सिमम तो किसका हो गया, ये इसका होता है 290, क्लोरोफॉर्म का होता है ये 209 और इसका एथेनॉल का होता है लगभग 156 और लास्ट में मेथेन का 111, ठीक है। तो ये चल रहा है अपने मैक्सिमम टू मिनिमम। तो आप इसको डायरेक्ट ऐसे ही रखेंगे ACCAM। अब क्वथनांक में क्या हो जाएगा, क्वथनांक में थोड़ा सा ही चेंज होगा। ये जो है आपके पास में AM, सॉरी A ये वाला और ये AA, सॉरी A और AC और ये CM, ठीक है। तो आपको क्या करना है, ये M तो वहीं रखना है, ठीक है, और ये वाला A जो है आपको क्या करना है, ये AC और ये A, ठीक है। तो आपको ये जो फर्स्ट और लास्ट है ये तो सेम रखने हैं, ठीक है, AC और ये M तो सेम रखने हैं। ये जो CA है, ये CA साहब को अब AC में बिठा दो, ऐसे याद रखो। तो CA साहब जो है इनको AC में बिठा दो, ठीक है। तो ये AC में बिठा दिया, तो ये क्या है, क्वथनांक है, वैसे तो गर्म हो गए पर AC में बिठा दिया, ठीक है। तो ऐसे आप याद रख लो, क्वथनांक के लिए गर्म हो रहे थे तो AC में बिठा दिया, ठीक है। और यहाँ पे CA साहब हैं गलनांक में, ठीक है। तो ये आपको याद रह जाएगा मेरे अकॉर्डिंग। तो चलिए, इसमें से क्वेश्चन पूछा जाता है तो इसको देख लेना। अब थोड़ा सा हम आगे चलते हैं। तो आगे हम बात कर सकते हैं क्या, श्रृंखलन की। किसकी बात करते हैं, श्रृंखलन की बात करते हैं। श्रृंखलन को इंग्लिश में हम बोलते हैं केटेनेशन। केटेनेशन क्या होता है, तो ये होता है कार्बन जो है वो अन्य कितने कार्बन से जुड़ सकता है, ठीक है। कार्बन की जो श्रृंखला है वो कितने आबंध बनाने की क्षमता रखती है, उसको ही क्या बोलते हैं, हम श्रृंखलन बोलते हैं, ठीक है। तो कार्बन और हाइड्रोजन से निर्मित कुछ यौगिक होते हैं, कार्बन और हाइड्रोजन से निर्मित जो यौगिक होते हैं उनको क्या बोलते हैं, हम हाइड्रोकार्बन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, हाइड्रोकार्बन बोलते हैं। और हाइड्रोकार्बन ही हमें यहाँ पे पढ़ने हैं। तो इसके कुछ एग्जाम्पल जो है हमने देखा ही है, CH4 जो है मेथेन गैस है, ये हो गया। इसके बाद C3H8 आ गया, तो ये इसके एग्जाम्पल है। अब हम श्रृंखलन को डिवाइड करते हैं, मतलब सॉरी हाइड्रोकार्बन को डिवाइड करते हैं। तो हाइड्रोकार्बन में अपने पास में 2 तरह के आ जाएंगे, एक तो आ जाएगा विवृत, दूसरा आ जाएगा इधर समृत।
विवृत को ही क्या बोलते हैं, एलिफेटिक बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं, एलिफेटिक बोल देते हैं, ठीक है। या फिर इसको अचक्रीय भी बोल देते हैं, ठीक है। एलिफेटिक अचक्रीय हो गया। समृत को क्या बोल दिया, एरोमेटिक बोल दिया। सॉरी, ये तो इसके टाइप हो जाएंगे। समृत को तो डायरेक्ट चक्रीय बोल दिया, ठीक है। अब विवृत में क्या आ जाएगा, विवृत का मतलब है इसमें इसके दो टाइप आ जाएंगे। तो एक तो आ जाएगा संतृप्त, दूसरा इधर आ जाएगा असंतृप्त। इधर समृत है, अब समृत भी दो टाइप में है, एक है एरोमेटिक और इधर आ जाएगा एलिफेटिक, ठीक है। एरोमेटिक एलिफेटिक आ जाएगा। अब संतृप्त में क्या आ जाएगा, संतृप्त को हम सेचुरेटेड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सेचुरेटेड बोलते हैं। असंतृप्त में अनसेचुरेटेड आ जाएगा, ठीक है। ये तो एरोमेटिक एलिफेटिक इंग्लिश में ही है, यही चलते हैं। अब संतृप्त में क्या होता है, संतृप्त मतलब सिंपल सी बात है, यहाँ पे सिंगल बॉन्ड आएगा। क्या आएगा, सिंगल बॉन्ड आएगा, एक बंद आएगा, ठीक है। एकल बंद आएगा यहाँ पे। और असंतृप्त में क्या आएगा, यहाँ पे बात होगी डबल बॉन्ड की भी या फिर ट्रिपल बॉन्ड आ जाए, ठीक है। तो डबल बॉन्ड आए या ट्रिपल बॉन्ड आए तो हमें असंतृप्त वाला करना है, ठीक है। अब जो सिंगल बॉन्ड वाले हैं उनको तो हम क्या बोलते हैं, एल्केन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एल्केन। और डबल बॉन्ड वालों को बोलते हैं एल्कीन। ईन आता है इसमें और यहाँ पे आता है ट्रिपल बॉन्ड में एल्काइन, ठीक है। तो क्या क्या देखा आपने, सिंगल बॉन्ड में तो क्या लगाएंगे, लास्ट में आप एन लगाएंगे, ठीक है, एल्केन। यहाँ पे लगाएंगे ईन और यहाँ पे लगाएंगे आइन, ठीक है। अब एरोमेटिक एलिफेटिक ये जो है ज़्यादा आपके काम के वैसे नहीं है, ठीक है। फिर भी मैं आपको बता देती हूँ थोड़ा सा। एरोमेटिक और एलिसाइक्लिक ये है, एलिफेटिक नहीं, सॉरी, एरोमेटिक और एलिसाइक्लिक। तो एरोमेटिक में तो क्या होता है, एरोमेटिक तो ऐसे हैं जो क्या है, किसके साथ जलते हैं, धुआं के साथ जलते हैं, ठीक है। क्या करते हैं, धुआं के साथ में जलते हैं, धुआं के साथ नहीं जलते हैं। और ये एलिसाइक्लिक जो है ये धुआं के साथ में जलते हैं, ठीक है। अब इसका एग्जाम्पल तो क्या हो जाएगा, तो धुआं के साथ जलते हैं, एरोमेटिक होते हैं। तो ये एरोमेटिक होते हैं, चक्रीय होते हैं, बंद होते हैं। तो ये इस तरह से होता है। इसको हम क्या बोलते हैं, इसका सूत्र होता है C6H12 और इसको हम बोलते हैं साइक्लोहेक्सेन, ठीक है। तो साइक्लोहेक्सेन ये होता है। साइक्लोहेक्सेन का सूत्र पूछ ले तो आप ऐसे डायरेक्ट याद रख लेना। फिर आता है इधर एलिसाइक्लिक में। एलिसाइक्लिक में अपने पास में आ जाएगा बेंजीन। ये क्या है, धुआं के साथ जलते हैं। C6H6 इसका होता है। तो ये है इसका स्ट्रक्चर। अब ये है लेकिन इसमें चेंज है, यहाँ पे अंदर एक छोड़ के एक डबल बॉन्ड आता है। जैसे ये है तो ये वाला आपने स्किप कर दिया तो इसके बाद में यहाँ पे डबल बॉन्ड, फिर ये वाला स्किप करा तो यहाँ पे डबल बॉन्ड। तो इसको हम बोलते हैं बेंजीन। और हम इसको ऐसे भी लिखते हैं, ये बीच में गोला लगा देते हैं, तो ये भी बेंजीन ही है। तो जो साइंस मैथ के विद्यार्थी होंगे उनको तो पता ही होगा। तो बेंजीन तो 11th-12th में पूरा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, पूरी चलती है। ज़्यादा आपको डिटेल में नहीं जाना है, आपसे यहाँ से क्वेश्चन बहुत ही कम पूछे जाएंगे। आपसे ये एल्केन, एल्कीन, एल्काइन में से ही पूछेगा। तो ये हम देख लेते हैं इनमें क्या होता है, इनका सूत्र क्या होता है, ठीक है। तो मैं यहीं बता देती हूँ आपको। तो एल्केन जो है इसमें तो सिंगल बॉन्ड आता है, ये तो हमने देख ही लिया। लास्ट में एन आता है अनुलग्न में, ठीक है। तो ये लास्ट में आता है, ये भी मैंने आपको बता दिया। इसके बाद में ये क्या है, संतृप्त हैं, संतृप्त में ही पढ़ रहे हैं, कोई दिक्कत ही नहीं है। अब इनका अन्य नाम क्या होता है, तो अन्य नाम जो है ये थोड़ा इम्पोर्टेंट है। तो एल्केन को बोलते हैं हम पैराफिन, एल्कीन को बोलते हैं क्या, ओलेफिन। क्या बोलते हैं, ओलेफिन बोल देते हैं एल्कीन को। और एल्काइन को हम बोलते हैं एसीटिलिन। क्या बोलते हैं, एसीटिलिन बोलते हैं, ठीक है। अब इनके एक एक एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। क्या देखते हैं, एल्केन का तो CH3 आ जाएगा, ठीक है। CH3 और CH3 आ जाएगा। इधर क्या आ जाएगा, एल्कीन का एग्जाम्पल तो CH2 और यहाँ डबल बॉन्ड आएगा CH2। ऐसे ही एल्काइन में क्या हो जाएगा, अब इसका एग्जाम्पल आ जाएगा अपने पास में CH और यहाँ ट्रिपल बॉन्ड और CH, ठीक है। तो ये इस तरह से इनके एग्जाम्पल हो गए।
अब आपको थोड़ा सा एक टेबल ये याद होनी चाहिए, इधर तो कार्बन की संख्या मैं लिख रही हूँ आपके लिए, और इधर आपको पूर्व लग्न याद करने हैं। क्या याद करने हैं? पूर्व लग्न प्रीफिक्स याद करने हैं। ठीक है, तो कार्बन की संख्या तो ये चलेगी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 तक आपको याद करने पड़ेंगे। ठीक है, एक कार्बन है तो उसके लिए हम लिखते हैं मेथ, 2 कार्बन हैं तो लिखते हैं एथ, 3 है तो प्रोप लिखते हैं, 4 हैं तो अपने को ब्यूट लिखना पड़ता है, 5 है तो पेंट लिखते हैं, 6 है तो हम हेक्स लिखते हैं, 7 है हेप्ट आ जाता है, 8 है तो ऑक्ट आएगा, और 9 है तो नॉन, और 10 है तो डेकेन। अब आपको ये 6 से लेके अगर 10 तक याद नहीं हो रहे कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर 5 तक तो आपको जैसे तैसे याद करने ही पड़ेंगे। तो पहले पे आएगा मेथ, एथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट। ठीक है, अब ये आपके काम कैसे आएंगे? तो ये काम ऐसे आएंगे, देखिए अभी मैं आपको बताती हूँ। जैसे आपसे पूछ ले कि एथेन का फॉर्मूला बताइए, ठीक है, तो एथेन का फॉर्मूला कैसे बताएंगे? अब आपको ये कैसे पता चल रहा है कि ये एथ प्लस एन है? ठीक है, एन है मतलब ये तो पता चल रहा है कि इसमें क्या आएगा? सिंगल बॉन्ड आएगा। ठीक है, सिंगल बॉन्ड आएगा, ये भी पता चल गया। लेकिन एथ जो है इसको क्या लिखते हैं, कितने नंबर पे आता है ये पता नहीं है मान लीजिए, तो ये पता होना चाहिए, ये दूसरे नंबर पे आता है। ठीक है, अब हम क्या देख सकते हैं कि इनका सूत्र होता है, इनके सूत्र बनाने का भी एक फॉर्मूला है, ये मैंने आपको नहीं बताया तो ये भी मैं आपको साथ के साथ यहीं बता देती हूँ। तो एल्केन का तो क्या होता है, एल्केन में आता है CN और H2N+2। ठीक है, CN और H2N+2। अब इधर क्या कर दो, कम कर दो, क्या कर दो, 2 कम कर दो, तो CN और H2N आएगा यहाँ पे सिर्फ। ठीक है, कुछ ऐड नहीं करना, CN H2N, और इधर 2 माइनस कर दो तो CN H2N-2 कर दो। ठीक है, CN सब में सेम है। ठीक है, H2N भी सेम है, लेकिन यहाँ पे प्लस तो 2 कर दिया हमने। ठीक है, प्लस 2 कर दिया, इधर माइनस कर दो मतलब 0 कर दो, कुछ मत करो, और इधर -2 कर दो। ठीक है, तो इस तरह से फॉर्मूला याद रखो। और अब हमें करना है, मान लीजिए जो क्वेश्चन था, एथेन का फॉर्मूला लिखना है। तो एथेन जो है कितने नंबर पे आ रहा है, देखो 2 पे आ रहा है। ठीक है, 2 पे आ रहा है, तो क्या करेंगे, कार्बन तो 2 आएंगे, तो एन की वैल्यू पता चल गई। क्या पता चली? एन की वैल्यू। अब एथेन है, एन वाला फॉर्मूला लगेगा, तो एन वाला ये है, तो क्या लगेगा, CnH2n+2। अब एन की वैल्यू 2 रख दो तो क्या आ जाएगा, C2, और H 2 दूनी 4 + 2 तो C2H6। तो इस तरह से आपको फॉर्मूला वो पूछ सकता है। ठीक है, और इसमें अगर पूछे कि एथेन में जो है कितने सहसंयोजक बंध हैं, तो इसका हम फॉर्मूला ओपन करके लिखते हैं। तो 2 तो कार्बन आ गए, अब सब जगह सिंगल बॉन्ड आएगा। ठीक है, तो 2 कार्बन हो गए, अब 6 हाइड्रोजन लगाने हैं। अब 4 वैलेंसी बराबर करनी है अपन को, तो ठीक है, तो 4 वैलेंसी लगा ली हमने। ये क्या हो गए, ये इधर 4 हो गए ना, और ऐसे ही इधर भी ये 4 बॉन्ड हो गए। अब हमें क्या करना है, जो हाइड्रोजन लगाने हैं, तो एक ये हो गया, एक ये हाइड्रोजन हो गया, ये हो गया, ये हो गए। अब इन्होंने क्या पूछा है कि हमें बताइए बंधों की संख्या, कितने बॉन्ड हैं, तो 1 बॉन्ड ये है, 2 ये है, 3 ये है, 4 ये हो गया, 5 ये, 6 ये, और ये 7। ठीक है, तो ये C2H6 करके 6 बॉन्ड करने की गलती ना करें। ठीक है, यहाँ पे बॉन्ड की संख्या हो गई 7। ठीक है, 7 बंद हैं यहाँ पे। ठीक है, कार्बन कार्बन के बीच में 2 है, और हाइड्रोजन हाइड्रोजन के बीच में जो बच गए वो हो गए, तो 7 सिंगल बॉन्ड हो गए। तो ये आपका हो गया यहाँ पे कंप्लीट। इसके बाद में आते हैं किस पे, अपने फंक्शनल ग्रुप पे। क्या आते हैं फंक्शनल ग्रुप में, अब ये ज़्यादा डिटेल में आपको नहीं पढ़ना है। ठीक है, थोड़ा सा ही मैं आपके बताऊँगी इसके बारे में। तो फंक्शनल ग्रुप प्रक्रियात्मक समूह, इसमें सबसे पहले हमें देखना है क्या, एल्कोहल। क्या देखना है, एल्कोहल के बारे में। तो एल्कोहल का क्या होता है, अनुलग्न इसका होता है, मतलब इसका प्रतीक होता है OH आएगा लास्ट में। ठीक है, OH आएगा, और यहाँ पे इसका अनुलग्न क्या होता है, तो अनुलग्न इसका होता है ओल। ठीक है, तो क्या होता है, ओल होता है। जैसे कि ये है प्रोपेन, तो प्रोपेन में अगर हमने ये लगाया ओल, तो ये बन गया अपने पास में क्या, प्रोपेनॉल। ठीक है, तो प्रोपेनॉल हो गया। इसका फॉर्मूला क्या हो गया, तो
तो इसका फॉर्मूला हम लिख सकते हैं कार्बन कार्बन कार्बन, 3 कार्बन लगाए, ठीक है। और यहाँ पे सिर्फ OH लगाना है और बाकी सबको बैलेंस करने के लिए ये H अपने पास आ जाएगा, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला अगर आप लिखेंगे तो क्या आ जाएगा, CH3 CH2 CH2 और OH। अब ये आपको बुक में तो दिया है लेकिन आपको अब लास्ट टाइम पे याद नहीं होगा, ठीक है। तो मैं ज़्यादा कुछ आपको इसमें बताऊंगी भी नहीं ताकि आप कंफ्यूज ना हो, ठीक है। तो एल्कोहल हो गया, फिर आता है एल्डिहाइड। तो एल्डिहाइड में क्या आता है, एल्डिहाइड में आता है अपने पास CHO, ठीक है। CHO आता है। अनुलग्न इसका क्या होता है, तो इसका होता है एल, ठीक है। एल लगाते हैं लास्ट में, इधर ओल लगाते हैं। इसका क्या हो जाएगा एग्जाम्पल, तो इसमें वापस प्रोपेन का ले लेंगे तो प्रोपेन प्लस एल हो जाएगा, तो ये आ जाएगा प्रोपेनेल हो जाएगा। अब इसमें हम अगर इसको लिखेंगे फॉर्मूले में तो CH3 CH2 और यहाँ पे क्या आ जाएगा अपने पास में CHO आ जाएगा, ठीक है। तो ये इसका फॉर्मूला हो गया। तीसरे नंबर पे हम देख सकते हैं क्या, कीटोन। क्या आता है, कीटोन आता है। कीटोन आता है C और ये डबल बॉन्ड O आता है, ठीक है। तो इस तरह का कुछ भी आपको दिखे तो आपको समझ जाना है कि कीटोन है और इसका अनुलग्न मतलब लास्ट में ऑन आएगा, ठीक है। तो ऑन आएगा, इसका एग्जाम्पल वही प्रोपेनॉन हो गया। अब प्रोपेनॉन है, इसका फॉर्मूला आएगा तो CH3 और ये क्या आ जाएगा CH3 और यहाँ आ जाएगा COO, ठीक है। और इधर आ जाएगा अपने पास लास्ट में क्या, CH2, ठीक है। तो इस तरह से ये इसका फॉर्मूला हो गया अपने पास में। कीटोन के बाद में अपने पास आता है क्या, कार्बोक्सिलिक अम्ल। तो कार्बोक्सिलिक अम्ल में क्या हो जाएगा, इसमें आ जाएगा अपने पास C डबल बॉन्ड O और ये OH, ठीक है। तो कार्बोक्सिलिक अम्ल में ये आ गया और इसमें लास्ट में हम ओइक अम्ल लगाते हैं। क्या लगाते हैं, ओइक अम्ल। जैसे प्रोपेनोइक अम्ल आ जाएगा तो प्रोपेनोइक अम्ल का एग्जाम्पल क्या हो जाएगा अपने पास, सेम मतलब फॉर्मूला क्या आ जाएगा, तो ये आ जाएगा CH3 और COOH। इसके बाद में आपके कुछ डायरेक्ट आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि जैसे CH4 है तो इसको हम बोलते हैं मेथेन। क्या बोलते हैं, मेथेन बोलते हैं। इसको मार्श गैस भी हम बोलते हैं। तो इसका यूज किस में होता है, तो इसका यूज जो है तो ये है बायोगैस, मार्श गैस, ठीक है। और इसका स्रोत पूछ ले आपसे, स्रोत, तो इसका स्रोत है दलदल, ठीक है। तो दलदल से ये प्राप्त होती है, ठीक है, CH4, ठीक है। इसके बाद में आपसे अगर वो पूछे कि CH3OH क्या है, तो ये है कास्ट स्प्रिट। क्या है ये, कास्ट स्प्रिट है। और इसका स्रोत है अपने पास में लकड़ी के भंजक। क्या है, लकड़ी के भंजक आसवन से ये प्राप्त होता है अपने को, ठीक है। इसके बाद में है CH3COOH जो कि क्या है, अभी हमने देखा था एसिटिक अम्ल था, एसिटिक अम्ल इसे बोलते हैं। और सिरका जो है इसका लैटिन नाम है, ठीक है। तो सिरके का लैटिन नाम ये है और एसिटम से ये लिया गया है, ठीक है। एसिटम सिरके का लैटिन नाम है, इससे ये लिया है। फिर आता है HCOOH, तो इसमें आ जाएगा फार्मिक अम्ल। क्या आ जाएगा, फार्मिक अम्ल। तो ये किससे प्राप्त होता है, ये फार्मिका से, जिसको चींटी भी बोलते हैं, तो चींटी से ये प्राप्त होता है। लास्ट अपने पास आता है क्या, लैक्टिक अम्ल। तो लैक्टिक अम्ल का सूत्र होता है ये ऊपर इसमें COOH और इधर OH समूह और इधर नीचे CH3। तो ये है लैक्टिक अम्ल का सूत्र। अगर आपको याद रहे तो अच्छी बात है, नहीं रहे तो ज़्यादा परेशान नहीं होना, ठीक है। बुक में दिया था, आ सकता है, तो मैंने बता दिया आपसे। तो ये लैक्टम जो है दूध, उससे प्राप्त होता है अपने को। इसके बाद में कुछ आते हैं बहुलक। क्या आते हैं, बहुलक आते हैं। बहुलक क्या होते हैं, बहुलक पॉलीमर। तो ये जो होते हैं, जब छोटे छोटे अणु मिलके क्या है, लंबी श्रृंखला बना लेते हैं। क्या बना लेते हैं, लंबी श्रृंखला बना लेते हैं, तो उसको क्या कहते हैं हम, बहुलकीकरण की प्रक्रिया कहते हैं, पॉलीमराइजेशन कह लेते हैं, ठीक है।
इसमें दो टाइप के होते हैं, एक तो अपने पास प्राकृतिक बहुलक होते हैं और कृत्रिम होते हैं। ठीक है, कृत्रिम संश्लेषित सिंथेटिक जो है वो होते हैं, दोनों टाइप के होते हैं अपने पास में। अब प्राकृतिक में तो क्या आ जाएंगे एग्जाम्पल्स में, तो इसमें आ जाएगा एक तो प्राकृतिक रबर आ जाएगा। क्या आ जाएगा? प्राकृतिक रबर आ गया, स्टार्च आ गया, सेल्यूलोज आ गया अपने पास में। ठीक है, इस तरह के एग्जाम्पल है। और कृत्रिम में क्या आ जाएंगे? कृत्रिम रेशे में अपने पास आ जाएगा नायलॉन। ठीक है, नायलॉन 66 आ जाएगा, टेरेफ्थिलिक अम्ल आ जाएगा। ठीक है, तो ये आप देख लेना। अब इनको ज़्यादा डिटेल में पढ़ने की कोई ज़्यादा आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आपको याद भी नहीं रहेगा, फॉर्मूले से वो क्वेश्चन पूछ सकता है। ठीक है, तो इतना आपके लिए पर्याप्त रहेगा। केमिस्ट्री का पूरा पार्ट मैंने आपको करवा दिया है, थ्योरी। ठीक है, और इसी में से क्वेश्चन बनाता है वो। एनसीईआरटी के बेस पे अपनी ये पूरी क्लास थी। जो जो PYQ थे इम्पोर्टेंट थे वो मैंने आपको लगभग बता दिए हैं। ठीक है, तो केमिस्ट्री पार्ट अपना कंप्लीट होता है। अगर आपका प्यार बना रहेगा, रेस्पॉन्स अच्छा आएगा, तो नेक्स्ट पार्ट जो है बायोलॉजी का भी तैयार करने की कोशिश करेंगे आपके लिए। ठीक है, तो वो क्लास भी लगभग 2 से 3 घंटे की रहेगी आपकी, तो 5 घंटे में आपके पूरे 8 चैप्टर जो हैं रिवाइज हो जाएंगे। ठीक है, तो ये आपके रेस्पॉन्स पे ही डिपेंड करेगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।